सर ईएमआई को किस नज़रिए से देखते हैं आप? ईएमआई एक वेल्थ क्रिएशन का टूल है, सहायक है, या फिर ईएमआई एक बर्डन है जो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? बैंक से लोन लिया, ईएमआई पे ईएमआई आप देते जा रहे हो। ईएमआई पे जब आपकी इनकम का स्रोत नहीं बढ़ेगा, आपकी इनकम नहीं बढ़ेगा, तो आप क्या सोचते हो घर से आप तरक्की कर जाओगे? वो पहली चीज़ यही बोलते हैं ये रेरा रजिस्टर्ड है। सर रेरा क्या है, इसके रजिस्ट्रेशन की क्या अहमियत है? और हमने तो स्टार्टिंग पॉइंट की बात करी। रियल एस्टेट में स्टार्टिंग पॉइंट है 50 लाख 1 करोड़। यहाँ कैमेलिया 100 करोड़ का ये बिक रहा है। डेढ़ वो लोग जो बिक रहे हैं और 2% कमा रहे हैं, 100 करोड़ का 2% क्या हो? बिना पैसे प्रॉपर्टी कैसे बनाए और बिना पैसों के प्रॉपर्टी कैसे खरीदे? सोशल मीडिया का ज़माना है, आप ब्रांड बनो ना, लोग अपने आप आपके पास खरीदेंगे। दुनिया में प्रियंका जी 2 तरह की इकोनॉमी काम करती है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्लान कर रहे होंगे, लेकिन उनके इर्द गिर्द भी इसी तरीके के लोग होंगे जो बोल रहे होंगे अभी सही समय नहीं है, अभी मार्केट डाउन है, थोड़ा रुको। उन लोकेशन को ध्यान में रखना है जहाँ पे हाईवे जा रहे हैं, जहाँ पे एमिनिटीज हैं जैसे स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे एयरपोर्ट आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑन पॉडकास्ट विद प्रियंका। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वेल्थ क्रिएशन, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल ग्रोथ की। आज का टॉपिक में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक ऐसा एसेट है जो हर इंडियन के दिल के बहुत करीब होता है, विच इज़ रियल एस्टेट। क्योंकि अपना घर सभी के दिल के बहुत करीब होता है। और आज यहाँ पर इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे बीच जो शख्स मौजूद हैं वो ना सिर्फ एक रियल एस्टेट कोच हैं, ही इज़ अ मेंटोर, ही इज़ एंटरप्रेन्योर विद ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट, जो कि हमें बताने वाले हैं कि कैसे एक आम आदमी बहुत लिमिटेड फंड्स के साथ भी इन्वेस्टमेंट करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। सर एक ऐसे मेंटोर हैं जो ना कि सिर्फ एक राइट प्रॉपर्टी को कैसे चूज कर सकते हैं, क्या आप मिस्टेक्स करते हैं, बड़ी मिस्टेक्स जो एक ब्लंडर कर सकती हैं, ना सिर्फ ये सिखाते हैं बल्कि कैसे आप अपनी छोटी सी पूंजी से एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्लानिंग करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए इस सब बारे में बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं पंकज सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। नमस्कार प्रियंका जी। सर सबसे पहले तो मैं आपको एक बिगिनर का प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोलूँगी। जो भी लोग आज हमें सुन रहे हैं बिगिनर स्टेज पर हैं, बिल्कुल एक आम आदमी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें आप चाहेंगे कि उसको जान लेना बेहद ज़रूरी है? देखिए, मैं एक इन्वेस्टर के माइंडसेट को भी लेके बात करूंगा और जो लोग रियल एस्टेट में एंट्री करना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, दोनों के पर्सपेक्टिव में मैं बात करूंगा। जब आप शुरुआत करते हैं 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। एक होता है स्पेंडर माइंडसेट और दूसरा होता है इन्वेस्टर माइंडसेट। पैसा सबके पास आता है, लेकिन एक इंसान क्या है, पैसा आता है तो चमचमाती हुई कार खरीद लेता है, वो होता है स्पेंडर माइंडसेट, पैसा खर्च कर देता है। दूसरा इंसान मेरे जैसा क्या करता है, जब पैसा आता है तो हम ज़मीन में, दुकान में, ऑफिस में, रियल एस्टेट में लगा देते हैं और लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। आप पैसा लगा कहाँ रहे हो? डेप्रिसिएटिंग एसेट में। आप पैसा वहाँ लगाओ जहाँ आपका पैसा ग्रो करे। आज मान लीजिए आपने कोई प्लॉट लिया, कोई दुकान लिया, घर लिया, वो बढ़ेगा ना। कार शोरूम से निकलते ही आधी हो जाती है। तो पहला माइंडसेट पे काम करना है कि पैसा आप कमा रहे हो तो पैसे को कैसे मैनेज करना है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की जर्नी वहीं से शुरू होगी। दूसरा ये हो गया इन्वेस्टमेंट को लेके। जो लोग रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, मैं उनको बता दूं, दुनिया में जितने भी काम हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या कोई बिजनेस हो, कोई टीचर है, कोई सीए है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, कुछ लोगों को बहुत ही बेहुदा टाइप का एग्जांपल लगेगा। मान लीजिए कि हम दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं जी। आप भी जा रही हैं, मैं भी जा रहा हूँ। आप बहुत पढ़ी लिखी हैं और मैंने पढ़ाई नहीं करी है जी। सेम सिचुएशन तो है नहीं, आप पढ़ी लिखी हैं, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप जा रही है कार से और मैं जा रहा हूँ फ्लाइट। मेरा एक बेहुदा सा फिर से क्वेश्चन है, कौन पहले पहुँचेगा? सर फ्लाइट से ही फ्लाइट पहुँचेगा जी। तो देखिए ये क्या हुआ, व्हीकल। तो इसी तरह लाइफ में हम जो व्हीकल चूज करते हैं ना,
वो दिशा तय करता है कि हम कहाँ जाएंगे, कितने क्या समय में बात है। जाएंगे और कितनी हमारी तरक्की होगी। मान लीजिए कोई ऐसा धंधा मैं कर रहा हूँ जिसमें मार्जिन ही नहीं है, जिसमें टिकट साइज बहुत छोटा है, छोटे छोटे मुनाफे हैं, कितना लंबा टाइम लगेगा उसमें कमाने में। रियल एस्टेट का मैजिक क्या है? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल व्हीकल। एक छोटा भी डील मिडिल क्लास से आप करते हो तो आज की डेट में हम नोएडा में बैठे हैं, फ्लैट की कीमत कहाँ से शुरू होती है आपको पता होगा? क्रोर्स में क्रोर्स स्टार्ट में। होती है सर। और एक नॉर्मल फ्री होल्ड प्लॉट्स की भी फ्लोर की बात करें तो इनफैक्ट 50 लाख से शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप इतने महंगा टिकट साइज में डील कर रहे हो, आपकी 2% नॉर्मल यहाँ ब्रोकरेज आती है। 2% का मतलब क्या होता है? 50 लाख पे 1 लाख रुपए, 50 लाख की प्रॉपर्टी पे 1 करोड़ से अगर शुरुआत होती है तो 2 लाख रुपए। मेरे को ये बताइए कौन सी प्रोडक्ट में इतनी जान है जो इतना पैसा दे सकता है? आप एक लग्जरी कार भी सेल करते हो तो बहुत लग्जरी कार अगर कोई इंडिया में लेता है अभी आज के में तो फॉर्च्यूनर लेता है, कितना कमीशन आता है? और हमने तो स्टार्टिंग पॉइंट की बात करी, रियल एस्टेट में स्टार्टिंग पॉइंट है 50 लाख 1 करोड़। यहाँ कैमेलिया 100 करोड़ का ही बिक रहा है, डेढ़। वो लोग जो बिक रहे हैं और 2% कमा रहे हैं, 100 करोड़ का 2% क्या हुआ? 2 करोड़ रुपए। कैन यू इमेजिन? क्या जॉब में हम एज्यूम कर सकते हैं एक बड़े इंस्टीट्यूट से बंदा 20-25 लाख रुपए खर्च करके बाहर निकलता है? तब भी गारंटी नहीं होता है प्लेसमेंट का। गारंटी, और गारंटी कितने की होती है? 1 लाख 2 लाख, वो भी बहुत मेरिट वाले स्टूडेंट्स को जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट से पास आउट होते हैं 25-50 हज़ार की जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो हमें पहले इस पावर को समझना है। मैं एक मिशन की तरह काम कर रहा हूँ कि रियल एस्टेट को लोग वो समझें कि क्या उसमें पावर है। इंडिया के अंदर रियल एस्टेट की पावर को अभी भी हम नहीं पहुँचा पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं। और आज के डेट में सिनारियो चेंज हो रहा है बहुत तेज़ी से। तो जो भी बिगिनर है मैं इनको कहना चाहूँगा माइंडसेट पे काम करो। रियल एस्टेट में कैरियर बनाना है तो लर्निंग शुरू करो। समझो कि रियल एस्टेट में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्यों करना चाहिए। पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए। तो जब आपने लर्निंग ली, माइंडसेट पे काम किया, बाकी चीज़ें अपने आप होंगी। वो हम डिटेल में आगे बात करेंगे कि कैसे करना है। बिल्कुल सर। सर यहाँ पर दो माइंडसेट्स की हमने अभी बात करी, एक इन्वेस्टर की और एक रियल एस्टेट एज अ करियर की। पहले जब आपने इतने फैसिनेटिंग नंबर्स बोल ही दिए हैं, 2 करोड़, करोड़ और लाखों से नीचे हम बात ही और ये शुरू ही रियलिटी इस है। पर कर रहे हैं, हाँ, तो मैं एक करियर बिल्डिंग पर पहले आपसे बात करूंगी, जो लोग सोचते हैं इसको एज अ करियर लेने का। सर माना कि जब आप मोटे एक उस पर बात करते हैं तो आपका इनकम जो है वो मोटा ही रहता है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिच है यहाँ पर कि जब आप किसी को एक कोई समझ लीजिए कोई आपका बॉटल का ब्रांड है, ठीक है, पानी जब आप किसी को बेचने के लिए जाते हैं तो उसके लिए किसी का अमाउंट कितना लगना है, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। वहां पर पिच करना और जब आप करोड़ पे पिच करते हैं तो सर कन्वर्टिंग का रेशो बहुत कम हो जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक एज अ ड्रॉबैक एक्ट करता है, बिकॉज आपका रिजल्ट इतनी जल्दी तो प्रोड्यूस नहीं होने वाले हैं। वहाँ पर आधे लोग बैकआउट कर लेते हैं और आधे लोग क्वेश्चन सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि इज इट फॉर मी और नॉट, क्योंकि कन्वर्जन रेशो इतना ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमने बात करी कि हमें ये पहचानना पड़ेगा तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक नीड है। आपने तुलना करी कि एक छोटे प्रोडक्ट से जो बॉटल की बोली और रियल एस्टेट, ऑब्वियसली दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक प्रोडक्ट बहुत सस्ता है, दूसरा बहुत ही महंगा है। लेकिन आप देखिए कितने बोतल आप बेचोगे, कितना टाइम लगेगा उसमें, तब जाके आप 1 लाख रुपए की इनकम करोगे। यहाँ रियल एस्टेट में आपने एक मैथमेटिक्स बता देता हूँ। मान लीजिए एक बॉटल पे आपको 10 रुपया बच रहा है। आप मैथमेटिक्स निकालो, 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितने बॉटल बेचने पड़ेंगे? और रोज आपकी दुकान में 500 बॉटल भी बिक रहे हैं तो भी आपका लंबा टाइम लग रहा है। काम वही कर रहे हो, लोगों को समझा रहे हो। ऐसा नहीं है कि बॉटल कोई आता है बिना दाम पूछे लेके चला बिल्कुल जाता है। बिल्कुल, हर वो भी फील्ड में आपसे अपना एक बार्गेनिंग करता है। कंपटीशन है। लेकिन सर अगर प्रोडक्ट का प्राइसिंग कम है, वी टेक हाँ। प्रॉपर्टी एज अ प्रोडक्ट फॉर इंस्टेंस, अगर प्राइसिंग कम है तो आपको नहीं लगता एक एज होता है तो सेल मैं करने उसी में? पे आ रहा हूँ अभी, मैं वही मैथमेटिक्स बता रहा था। यहाँ आपने 500 बॉटल बेचे, वहाँ एक प्रॉपर्टी बेच ली तो इसके कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट आ गया। आपको करना क्या है? पहले तो ये समझना है कि मेरी भूख कितनी है।
आपकी भूख बॉटल के इनकम से शांत हो रही है तो आप प्रॉपर्टी में नहीं इंटर कर जाओगे। प्रॉपर्टी लाइन इज ए लग्जूरियस फील्ड, ये रिच लोगों का काम है। आप पहले ही सेल पे लाख रुपए कमा रहे हो, जैसे जैसे आपकी जर्नी बढ़ती जाएगी आप मिलेनियर बिलेनियर डेवलपर बिल्डर भी बन सकते हो। आपको बॉटल में क्या है, मान लीजिए पूरे दिन में 500 बॉटल बेचे, आपने कितने लोगों से डील करा? 500 लोगों 500 से। लोगों से। और ऐसे कितने 500 बॉटल आप डेली बेचोगे तब जाके 1 लाख रुपए की इनकम होगी। लेकिन रियल एस्टेट में आपको एक ही बंदा तो चाहिए जिससे आपको लाख रुपए कमाना है। तो यहाँ क्या आपकी एनर्जी सेफ हुई? बिल्कुल। हाँ, आसान नहीं है, लेकिन आपको उन लोगों को ढूंढना है ना जिनको रोटी कपड़ा और मकान बेसिक नीड, जिनको मकान की जरूरत है। क्या आप एक बंदे को महीने में नहीं ढूंढ सकते? ढूंढ सकते हैं। अगर आपको बिजनेस करना आता है, अगर आपको रियल एस्टेट की समझ है, तो सस्ता चीज और इजी चीज के पीछे नहीं भागना है। आपके लिए जो चीज कैरियर डेवलप करके देती है, आपको अमीर बनाती है, आपको पैसे देती, पैसा सबको अच्छा लगता है। आप बॉटल भी क्यों बेच रहे हो? पैसे के लिए ना। अल्टीमेटली गोल तो तो सर जब आप अर्निंग ही है। बेच ही रहे हो तो आप रियल एस्टेट नहीं बेच सकते क्या? बेचने आना चाहिए, और बेचना आना वो हम सिखाते हैं। अगर जिनको नहीं आता है वो मेंटोर हायर करें, वो रियल एस्टेट की चीज़ें सीखें, यूट्यूब पे अच्छे कंटेंट देखें, सर पॉडकास्ट देखें। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ रखें? कहीं किसी रियल एस्टेट कंपनी में जॉब करने लगे या फ्रीलांसिंग काम करने लगे, या कैसे एंटर कैसे करें अगर मन बहुत में है? बहुत अच्छा सवाल है और एक समस्या है, लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, शुरुआत में आपको नॉलेज नहीं है, जो भी बिगनर हैं उनको नॉलेज नहीं है। मैं रियल एस्टेट में आया तो मैं पहले ही काफ़ी कुछ सीख लिया था, एमबीए कर लिया था, लेकिन नॉर्मली लोग ऐसा नहीं करते। रियल एस्टेट में क्या होता है, कोई स्मूथ एंट्री गेट नहीं है। आप एक चपरासी का भी, मैं बोलना चाहता हूँ, प्यून जिसको बोलते हैं, जॉब के लिए जाते हो, एक एग्जाम होता है, क्वेश्चनियर होते हैं, परीक्षा बिल्कुल, देते हो, पास कर। बिल्कुल। रियल एस्टेट का धंधा शुरू करने के लिए है क्या कुछ ऐसा? आज के डेट में रेरा के एग्जाम कई शहरों में हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मैंडेटरी सिर्फ बॉम्बे में है और जगह नहीं है। तो स्मूथ एंट्री गेट नहीं है। तो जो लोग शुरू करते हैं, आपका सवाल अच्छा है, कहाँ से शुरू करना चाहिए? देखो, इनिशियली आपको लर्निंग पे फोकस करना है। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। अगर आप जितना सीखने पे फोकस करोगे उतनी तेजी से ग्रो करोगे, उतना आप ज़्यादा पाँव पसार सकते हो, आपकी ग्रोथ उतनी होगी, आप कंपनी बना सकते हो, आप बिल्डर तक बन सकते हो। वो आपकी माइंडसेट के ऊपर है। तो आप लर्निंग के लिए फोकस करोगे तो आपको शुरुआत में कुछ दिन के लिए जॉब करना है, वो भी कहाँ करना है? यहाँ पे भी लोग गलती करते हैं। 2 तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं शुरुआत में। एक तो बिल्डर के यहाँ आप डायरेक्ट जॉब कर लो। दूसरी अपॉर्चुनिटी है ब्रोकरेज फर्म, जो मार्केटिंग एजेंसी जो बिल्डर के प्रोजेक्ट्स बेचती हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा बताऊँगा कि पहले आपको प्रेफ़रेंस देना है मार्केटिंग एजेंसी, जो बड़ी कंपनीज़ बिल्डर्स के प्रोडक्ट वो बेचती है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग एजेंसी का मेन काम है सेल्स। तो आपको सेल्स में चैंपियन बनाती हैं। उनके यहाँ ट्रेनिंग का ज़बरदस्त सिस्टम होता है, कॉर्पोरेट कल्चर होता है, एक हायरार्की होती है, आपका जी। प्रमोशन होता है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में हाँ, होता है तो सब आपकी कुछ। पर्सनालिटी ग्रूमिंग करते हैं, आपको एक इंसान बनाते हैं, आपको सेल्स की बारीकियाँ सिखाते हैं। वहीं अगर आपको मौका नहीं मिलता है, मान लीजिए आपके आस-पास कोई एजेंसी नहीं है, तब क्या करोगे? तब आप बिल्डर को ज्वाइन करो। कुछ अच्छे बिल्डर ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे, बट उनका फोकस कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा रहता है, क्योंकि बिल्डर तो अपना माल बना रहा है, बेचने के लिए एजेंसीज को हायर किया है, सेल्स टीम को हायर किया है, तो वो उतना ज़्यादा आपका लर्न, सेल्स पार्ट फिर वहां पर कवर नहीं हो वो पाएगा। थोड़ा-सा ट्रेनिंग से फिर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि उनका मेन फोड़े तो कंस्ट्रक्शन है। तो आपको प्रेफ़रेंस देना है मार्केटिंग एजेंसी को, और जब वो नहीं मिलता है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप बिल्डर के साथ जाइए। अगर आपके आजू-बाजू में, मान लीजिए आप छोटे शहर में हैं, कोई बिल्डर ही नहीं है, उनके लिए क्या ऑप्शन है? जहाँ पे मार्केटिंग एजेंसी भी नहीं, उनके लिए क्या ऑप्शन है? तब आप वहाँ के आस-पास में जो प्रॉपर्टी के अच्छे कंसल्टेंट हैं, ओके। जो अच्छे कंसल्टेंट हैं, जो विन-विन डील करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, जो अच्छे इंसान हैं, जो आप जहाँ से आप सीख सकते हो, करियर में ग्रोथ ले सकते हो, फिर आप उनको ज्वाइन करो। क्योंकि लोग बोलेंगे ना, सर हमारे आजू-बाजू में तो ना बिल्डर है, ना हमारे आजू-बाजू में कोई ऐसा मार्केटिंग एजेंसी, एजेंसी नहीं है हमारे रीच तो में। हम क्या करें? भाई फिर वहाँ पे आप उन ब्रोकर्स को
एजेंट्स को, कंसल्टेंट को, आप उनके यहाँ जाओ, वो हमेशा आपका स्वागत करेंगे, सिखाएंगे कि उनको तो अल्टीमेटली फ़ायदा है। आप उनका माल बेच रहे हो, आप उनके साथ बिजनेस कर रहे हो, आपको कमीशन देंगे। तो आप ऐसे प्लान करिए अपना। और जो बड़े शहरों में हैं उनको मैं कहूँगा प्रोफेशनल कंपनी ज्वाइन करिए, एक प्रोफेशनल माहौल में करियर शुरू करिए। और इसमें कोई पैसा नहीं लगता, मैं आपको प्रियंका जी बता दूं, जीरो इन्वेस्टमेंट है। कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको फीस देनी है, कहीं पे भी कोई एंट्री बैरियर नहीं है। आप किसी भी एज ग्रुप के हों, 18 साल से ऊपर होने चाहिए। आपकी पढ़ाई लिखाई 10वीं पास भी है ना, आपको बोलने आना चाहिए, अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, हिंदी इंग्लिश भी नहीं आती है ना, तो भी मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो 10वीं पास भी नहीं है, दे आर ए बिग ब्रांड, बिग बिल्डर। तो रियल एस्टेट आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कम पढ़े लिखे हैं, पैसे नहीं हैं, तो भी आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, और स्काई इज द लिमिट। दैट्स ह्यूज सर। मैं यहीं पर चाहूँगी कि आपका स्टोरी मैं पर्सनली जानती हूँ बहुत इंस्पायरिंग है, और आपकी ये बातचीत सुनकर बहुत सारे लोगों के मन में इच्छा आ गई होगी कि हम भी स्टार्ट करें। मैं चाहूँगी एक बार आपकी स्टोरी से वो लोग भी इंस्पायर हों। आप कैसे, क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जो आप इस इंडस्ट्री में आए? देखिए, बहुत इसके पीछे एक लंबी कहानी है, लेकिन आपने बोला तो मुझे बताना पड़ेगा। बिल्कुल सर। मेरा कैरियर शुरू हुआ फिल्म एंड मीडिया लाइन से। ओके। उसके बाद मैंने बिजनेस शुरू किया, मेरी ट्रैवल कंपनी बनाई 2004 में। मैंने जॉब छोड़ा, फिर कंपनी बनाई। 2004 से अभी तक मेरी कंपनी चल रही है, ऐसा नहीं कि मैंने उसको बंद कर दिया, वो धंधा आज भी चल रहा है। 19-20 में क्या हुआ, हम सब के पूरी दुनिया के सामने एक प्रलय आया। पैंडेमिक, वो कोविड। पैंडेमिक का जी, टाइम था, जी, जी। जो जिसको हम कोविड बोलते हैं। जी, जी। कोविड में क्या आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि पूरी दुनिया में ट्रैवल इंडस्ट्री जीरो हो गई। बिल्कुल सर। कोई घर से नहीं निकल पा रहा था, तो धंधा ट्रैवल जीरो हो गया। कहाँ और करेंगे? हमारा जो बिजनेस था, वो बिजनेस क्रेडिट में चलता था, जहाँ हम पैसा लगाते थे और हमें कॉर्पोरेट्स बाद में पेमेंट करते थे। बिलिंग साइकिल होता था, बाद ओके। में पेमेंट कर। वहाँ पे क्या होता है कि कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई कंपनी शट डाउन हो जाती हैं, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग डर से। मेरे को भी डर हुआ, मेरे पैसे फंस गए, मेरा धंधा बढ़ा हुआ, लेकिन मैंने एक चीज़ अच्छी करी थी। मैंने अपनी लाइफ में ना 2015 से मेंटोर चुन लिया था, और मैंने लर्निंग शुरू कर दी थी। मैं डीप लर्निंग में चला गया, और डीप लर्निंग में ना मुझे एज ए इंसान काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। मैंने अपने माइंडसेट पे काम किया, तो मैं कभी भी नेगेटिव नहीं होता था। हर नेगेटिव सिचुएशन में ना, जब परमात्मा एक रास्ता बंद करता है ना, 10 10 रास्ता और खोल खोलता देता है। है। जिस जी, समय मेरा बिल्कुल। धंधा बंद हो गया था, जीरो पे था, कोविड में भी मैंने लोगों की मदद करी। मेरे घर के वाओ! आसपास से कोई गुजरता था, राशन पानी हम ऊपर से नीचे उतर के जाते थे, देते थे। मतलब हर संभव मदद जो हो पाया हम करते थे। नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा, मेरा धंधा बंद है, मैं यही पैसे बोलने नहीं है। वाली थी सर, बहुत ही अच्छी भावना है। अपना धंधा अभी लाइक टेम्पररी यस, ब्लॉक्ड है, और ये भी पता है कि ये कोई बहुत जल्दी ठीक होने वाली बीमारी अभी नहीं नहीं है। है कि सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। राइट। तब भी मन में सेवा भावना रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि हमें जो माइंडसेट डेवलप करने को, सीखने को गुरु से मिला, वो गुरु ने ही सिखाया कि भैया लेना से ज़्यादा जरूरी है देना। देना। जब आप देते हो ना, तो यूनिवर्स आपको चारों तरफ से मदद करता है, और देने वाले को कभी कमी नहीं होता। आज जितने भी क्या आप बात सर! बिलियनियर देखेंगे, कि दान पुण्य में कभी कमी करते हैं, और जितना आप देते हो ना, उसका 10 गुना आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हर कोई अपनी लाइफ में, देखो पैसे नहीं, अपना ज्ञान दे दो, अपना समय दे दो। बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास करोड़ रुपए होंगे तब दान। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। करोड़ों रुपए आएंगे तो तुम कुछ और सोचोगे, जितना है उसी में डोनेट करो। और मैं अपनी कहानी थोड़ी बता दूं, उस समय क्या हुआ, फिर मैंने रियल एस्टेट में पढ़ाई शुरू की। चूंकि घर में बंद थे, बाहर जा नहीं सकते थे, और हमने पढ़ाई शुरू की, तो मैंने रियल एस्टेट में एक मेंटोर ढूंढा। उस मेंटोर से मैंने एमबीए किया, और वहाँ से मेरी जर्नी रियल एस्टेट की शुरू हुई। रियल एस्टेट में मेरे को पहले से एक फैसिनेशन था। मैं एक इन्वेस्टर पहले से ही था, मैं कई प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर चुका था। और जब भी मैं प्रॉपर्टी देखने जाता था प्रियंका जी, मुझे बहुत मज़ा आता था। जब मैं कोई लग्जूरियस प्रोजेक्ट में इंटर करता था ना, मुझे लगता था काश मैं यहाँ पे घर ले लूँ, मैं ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाऊँ आगे चल के। मैं
बिल्डर बनने का एक प्लान भी कर रहा हूँ। ओह वाओ, भविष्य में अपना प्रोजेक्ट लाने वाले हैं। बहुत तो शुभकामनाएं ये सर। चीज़ों ने मुझे फैसिनेट किया। और कोविड में आपको एक चीज़ बता दूं, जहां सारे धंधे लगभग 25 से 30 इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वहां पे रियल एस्टेट का मैजिक बता रहा हूँ। क्यों हम बोलते हैं रियल एस्टेट इज द सेफेस्ट प्लेस, सेफेस्ट सेक्टर। उस समय रियल एस्टेट और फ्लरिश कर रहा था। जो लोग छोटे घरों में रहते थे ना, बड़े घर चाहिए थे। जहाँ जो पॉल्यूटेड एरिया में रहते थे, क्योंकि बीमारी फैल रही थी, बिल्कुल वो बिल्कुल साफ सुथरे जगह। उस समय नोएडा, ग्रेटर नोएडा बहुत बूम पे आया। बिल्कुल, आपने फार्म देख, हाउसेस की तरफ यस, लोगों ने मूव करना तो स्टार्ट कर नई दिया। नई चीजें पर लोगों ने फोकस किया, डिमांड बढ़ी। जब लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे ना, रियल एस्टेट ऑनलाइन सेल हो रहा था। कैन यू इमेजिन? आपने बात करी, बॉटल बिक जाता है, रियल एस्टेट नहीं बिकता है। टफ होता है। मैं बिना घर से निकले ऑनलाइन, आज भी गोदरेज, लोधा जैसी कंपनी प्रोजेक्ट नहीं दिखाती है, ऑनलाइन वीसी करती हैं। आप ऑनलाइन प्रोजेक्ट देखते हो, बुकिंग कराते हो, पैसा देते हो, प्रोजेक्ट बाद में जाके आप देखते हो। हमने भी ऐसे खरीदारी करी है। तो मैं वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। और मेरे को उसके पहले भी रियल एस्टेट का पता था लेकिन मैंने कैरियर क्यों नहीं शुरू किया, उसके पीछे बताया था। लोगों की आज आंखें खुल जाएंगी। रियल एस्टेट में एक शब्द है ब्रोकर, जी बहुत ही गंदा शब्द मानते हैं लोग इसको। और जो लोग कुछ नहीं करता है ना, किसी लायक नहीं होते, वो ब्रोकर बन जाते हैं, एजेंट बन जाते हैं। बिल्कुल, घर का सबसे फेल्योर या निकम्मा आदमी वो कुछ नहीं ब्रोकर होता है। हो जाता। लेकिन सच्चाई क्या है? सबसे ज्यादा पैसा ब्रोकर कमाता है। पहली बात तो, जब हम रियल एस्टेट में आए, हमने जब ट्रेनिंग करी, ट्रेनिंग का क्या फायदा होता है, उसमें मेरे गुरु ने माइंडसेट चेंज किया। क्या माइंडसेट? पहले मैं सोचता था यार इसमें तो झूठ बोलने वाले लोग होते हैं, हम्म ये जालसाजी करते हैं, स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, दारू पीते हैं, जी, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं। ये आप बिल्कुल घर की वो वाली बातें बता रहे हैं जो हर घर में हाँ, चलती हैं। तो आज आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, भैया ये माइंडसेट नहीं है। आपकी सोच कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली आप जाते हो जीवन में। तो गुरु ने बताया ऐसा नहीं है। मेरे गुरु ने क्या बताया कि ये सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स का फील्ड है, ये सबसे ज्यादा नोबल प्रोफेशन है। क्यों? क्योंकि मैं मान लो आपको घर दिलाया, तो आप मेरे से जीवन भर का रिश्ता बनाओगे कि नहीं? अगर अच्छा घर बिल्कुल दिलवाया तो। बिल्कुल, मैंने आपके साथ चीटिंग करी तभी तो मेरा रिलेशन खराब हाँ, होगा। और वो मैं- तो सिर्फ फिर किसी भी फील्ड में होगा। तो मैंने एक्चुअल में आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड किया ना, बिल्कुल, मैंने आपको एक तरह से हेल्प करी ना, तो आई डिजर्व रिस्पेक्ट एंड आई डिजर्व लॉट ऑफ मनी। मैं पैसा, आपका पैसा ग्रोथ करवा रहा हूँ, तो मेरे को भी इनकम होनी चाहिए। तो मेरी आंखें खुल गई मैम। मुझे लगा यार मैं जिस इंडस्ट्री को गलत मानता था, ये तो लोगों की सेवा का फील्ड है। और हमने एक चीज और सीखी, सेल्स इज नॉट एक्चुअली सेलिंग, सेलिंग इज एक्चुअली हेल्पिंग पीपल। इफ यू आर सेलिंग समथिंग, इफ यू आर हेल्पिंग पीपल। मैं आपको कोई चीज बेच रहा हूँ ना, मैं नीड पूरी कर रहा हूँ, तो जब मैंने नीड पूरी किया तो मैंने आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन किया ना। तो रियल एस्टेट भी मैं बेच रहा हूँ, वो तो बेसिक नीड है, हर किसी को छत चाहिए। और जब मैंने आपको सही फ्लैट प्लॉट दिलवा दिया, आपने 1 करोड़ रुपया लगाया, 5 साल बाद वो 2.5 करोड़ 3 करोड़ का हो गया। आपकी मैंने वैल्यू एडिशन ग्रोथ करवाई कि नहीं करवाई? बिल्कुल तो करवाई दिस सर। इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन। तो मैं कहना चाहूँगा यूथ्स को या उन लोगों को जिनका परसेप्शन गलत है, भाई ये सेवा का फील्ड है। अगर आप विन विन डील करते हो, अगर आप लोगों की नीड को समझ के करते हो, हम इस तरीके से कभी काम ही नहीं करते कि हम कमीशन के चक्कर में प्रोडक्ट बेचते हो। जी हम पहले लोगों की नीड को समझते हैं, इसीलिए हम रेपो बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू, जब मुझे लगा यार ये तो फील्ड इज्जत मिलने वाला फील्ड है। पहले मुझे लगता था इज्जत नहीं है, इसलिए मैंने एक वर्ड इजाद किया कि भैया आप ब्रोकर मत बोलो, एजेंट मत बोलो, अपने आप को एक्सपर्ट बोलो या कंसल्टेंट बोलो कंसल्टेंट या गाइड बोलो। पहले अपनी वैल्यू खुद में तो क्रिएट करो। एक आप ऑथेंटिसिटी होना चाहिए यस, आपके और उसके आप अंदर। बेच क्यों रहे हो? आज के डेट में सोशल मीडिया का जमाना है, आप ब्रांड बनो ना, लोग अपने आप आपके पास खरीदेंगे। दुनिया में प्रियंका जी 2 तरह की इकोनॉमी काम करती हैं। हर बिजनेस में भी 2 तरह की इकोनॉमी काम करती है। एक इकोनॉमी है पुश इकोनॉमी, ओके जो जो हम बात कर रहे थे ना,
पोस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, आप लोगों के पास जाते हो, सर ये मेरा माल है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। एक इकोनॉमी, एक बिजनेस करने का तरीका अलग है, वो है पुल पुल इकोनॉमी। इकोनॉमी। उसमें आपको बेचने की जरूरत नहीं है, आपने कद इतना, ब्रांड इतना बड़ा कर लिया कि लोग फोन करेंगे, पंकज जी मैं आपसे कंसल्टेशन लेना चाहता हूँ, पंकज जी मुझे आप गाइड करो कि नोएडा में मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट, कब कौन सा बेस्ट इन्वेस्टमेंट, आप बोलोगे मैं वहाँ पे पैसा लगाऊंगा क्योंकि मैंने इन्वेस्टर का पैसा सही जगह पे लगवाया। इसलिए आप अच्छे गाइड, ऐसे सलाहकार भी लाओ। वहाँ से मेरी जब जर्नी शुरू हुई तो मैं सेल्स में आ गया। मैं सेल्स में आने के बाद मेरी लकीली मैंने पहली जो कंपनी ज्वाइन की वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी थी, वाओ। इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट वाओ। कंपनी। और बहुत ही कम टाइम में मैंने पैन इंडिया पे सेकेंड लार्जेस्ट टीम बना दी थी। अरे वाह। ये भी मेरा एक सौभाग्य रहा। उसके बाद से मेरा एक मिशन और शुरू हुआ। मैंने कहा मेरे को नॉलेज हो गई तो मैं लोगों को सिखाऊं, जी। तो मैं फिर कोचिंग में भी आ गया। वेरी आज की डेट में नाइस मैं सर। कंपनी भी चला रहा हूँ, कोचिंग भी दे रहा हूँ, प्लस मैं किसी कंपनी में एज ए सलाहकार और एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी जुड़ा हुआ हूँ, फ्रीलांस। तो दैट्स अभी सो मेरी ये नाइस सर। जर्नी चल रही है और इस तरीके से मैं रियल एस्टेट में आया। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपकी जर्नी सुनकर, जहाँ पर पैंडेमिक में लोग परेशान हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें। यही कहते हैं एक राइट माइंडसेट की बहुत ज़रूरत है। वहाँ पर उस परेशानी में भी आपने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढा, वहाँ लर्न किया, ग्रैब किया, और सिर्फ अपॉर्चुनिटी को मैं बोलूँगी कैप्चर नहीं किया, आज उसके अंदर इतना सक्सेस भी पा लिया। ये बहुत बड़ी बात है सर अपने आप में। प्रियंका जी, एक मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। एक हमारे गुरु ये भी कहते हैं और ये सच्चाई भी है, सेम सिचुएशन में दो तरह के माइंडसेट, दो तरह के आदमी होते हैं। एक खुद को तोड़ लेता है और एक रिकॉर्ड तोड़ लेता है। तो क्या बात। आपकी अगर सोच अच्छी है ना, तो आप हर सिचुएशन में रास्ता बना लोगे। मैं फिर से कहना चाहूँगा, परमात्मा ने आपको बहुत सारी शक्तियाँ दी हैं। आप पहले अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, और हर चीज़ दुनिया में, यूनिवर्स में प्रचुर मात्रा में है। आप कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। वो आपका इंडिविजुअल यस, स्किल तो है। अगर कोविड आया, आपका धंधा चला गया, बहुत सारे लोगों का चला गया, तो भाई आप लर्निंग करो ना, नए रास्ते ढूंढो ना। एक रास्ता बंद होता है, 10 रास्ते खुल जाते हैं। सर लेकिन आज भी आपने अपॉर्चुनिटी आपको दिखी, आपने उसे राइट टाइम पर ग्रैब कर ली, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे हमारे इंडियन लोग हैं, घरों में कभी हमने आम तौर पर नहीं सुना, जैसे कि कोई बोलता है आपको क्या बनना है बड़े होके, हमने कभी किसी को नहीं सुना मुझे रियल एस्टेट में जाना है। हमेशा से यही सुना है मुझे मेडिकल में जाना है, कॉमर्स में जाना है, या किसी और, अभी एआई का ज़माना है तो इस फील्ड में जाना है। तो पेरेंट्स को भी एक ये माइंडसेट डेवलप करने की मेरे ख्याल से नीड है घरों में, और अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरत है। तो वहाँ पर आप क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे वो अवेयरनेस लाई जाए, और क्या पहला स्टेप होना चाहिए अगर इस फील्ड में आपको स्टेप इन करना है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये हमने भी झेला है। बचपन में हम जिस स्कूल कॉलेज परिवेश में, जिस माहौल में पले, हमारे घरों में या टीचर से स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप की, बिजनेस की, स्किल डेवलपमेंट की बातें नहीं होती थी। हमें सिर्फ ये बताया जाता था कि पहली से 10वीं तक आपको अच्छे मार्क्स लाने, 10वीं बिल्कुल में तो बिल्कुल। इतना मार्क्स होना चाहिए कि आपको कॉलेज में अच्छा एडमिशन मिल जाए। जब आप कॉलेज करोगे, फिर ग्रेजुएशन करोगे, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। फिर इस नौकरी की तैयारी, कोई बिजनेस की बात नहीं करता है, कोई फाइनेंशियल लिटरेसी की बात नहीं करता है, कोई पैसे की बात नहीं करता, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है। उसी तरीके से मैंने बोला कि माइंडसेट रियल एस्टेट को लेके भी बहुत गड़बड़ है, कोई बात नहीं करता है। और इनफैक्ट कोई बच्चा जाना भी चाहता है तो बोला जाता है रियल एस्टेट में पेरेंट्स जाओ, सपोर्ट नहीं करेंगे। ये रियल एस्टेट में जाओगे, ये तुम्हारा काम है, इज्जत नहीं मिलती है इसमें, ब्रोकर। इज्जत के साथ साथ सर रिटर्न्स की भी लोगों को क्विक वो नहीं रहती है ना, तो उम्मीद नहीं रहती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो मैं समझता हूँ, लैक ऑफ लर्निंग, लैक ऑफ विजडम। और लोगों को ना अच्छे मेंटोर्स, अच्छे गाइड नहीं मिलते हैं। मुझे क्यों समझ में आया, मैं भी उसी गांव से आया हूँ। मैंने ऐसे स्कूल में पढ़ाई करी है जहाँ पे बेसिक चीज़ें भी नहीं अवेलेबल थी। लेकिन जब मैंने अपनी लाइफ में मेंटोर चुना, मैंने 2015 से डीप लर्निंग शुरू कर दी। वहाँ से मुझे समझ में आया कि हम भी किसी भी स्टेज पे जा सकते हैं। तो जब गांव में, घरों में आप देख रहे हैं कि आपको नहीं सपोर्ट मिल रहा है, आप वहाँ पे बुक्स पढ़ो,
लर्निंग का सहारा आज की डेट में तो गूगल बाबा एक बहुत बड़ा वरदान हो गए। बिल्कुल सर। आप यूट्यूब पे जाके गूगल पे चैट अभी तो सर GPT और एआई आ चुका है, अभी तो चैट जीपीटी 2 मिनट में ये खुल तो जाता जब है आप सर, लर्निंग यूट्यूब का करेंगे एडवांस ना, तो वर्जन। जब लर्निंग करते हैं तो आपकी लाइफ में मैजिक होना शुरू हो जाता है। लर्निंग करते हैं आपको पता चलता है कि किस फील्ड में क्या हो रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही है, क्या मैं कर सकता हूँ। आप अपना इंटरेस्ट फिर ढूंढने लगते हो, फिर आपके पास 10 रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन जिस बंदे को पता ही नहीं है, सिर्फ यही पता है कि सरकारी नौकरी होती है, उसको कुछ पता ही नहीं, तो क्यों एक्शन लेगा? वो इसलिए भी है कि वो लर्निंग नहीं कर रहा और ना ही उसको कोई मेंटोर है लाइफ में, ना ही कोई उसको सिखाने वाला। तो पहला, आप लर्निंग शुरू करिए। ठीक है। आप लर्निंग करेंगे तो आपको एक मेंटोर की ज़रूरत होगी, क्योंकि सारा काम यूट्यूब से नहीं होगा। यूट्यूब पे हर चीज़ फ्री में है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? जी। तो जो लोग अपने लाइफ में कुछ कर चुके हैं, आप उनसे सीखो जो लाइफ में खुद वो काम कर चुके हैं, आपसे बेहतर है, आपसे ऊपर के लेवल पे हैं। तो लर्निंग किया, फिर मेंटोरशिप चुना, वहाँ से आपकी दिशा बदल जाएगी। फिर आपको जो लगता है ना कि सरकारी नौकरी के अलावा कुछ नहीं है, आप देखो आपके लिए 10 बिज़नेसेस दिखेंगे। मैं क्या अपना बात सर! अपना बता दूँ मैम, आज के डेट में मल्टीपल इनकम स्ट्रीम पे हम काम कर रहे हैं। वाओ! आपके साथ मैं आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये जी। भी एक इनकम स्ट्रीम है। आप बिल्कुल, देखो बिल्कुल ना, सर। आप पॉडकास्टिंग में आ जाओ। बिल्कुल। यूट्यूब आपके लिए कैरियर है। आज के डेट में जी। यूट्यूब पे आप वीडियोज़ बना के डालो ना प्रॉपर्टी के, कितने बिक रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत सर, बहुत। प्रॉपर्टी के इन्फ्लुएंसर हो गए हैं पूरे जी, वर्ल्ड वाइड। ऐसा जी, नहीं कि इंडिया में, दुबई में भी लोग यूट्यूब से इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, जी। कनाडा में बन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बन रहे हैं। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी तभी खुलेगी जब अपने माइंड पे काम करोगे, अपने ऊपर काम करोगे। हमारे इंडिया में एक चीज़ आज भी बहुत स्लो डेवलप हो रही है, वो हो रही है लोग अपने कपड़े पे, अपने गाड़ियों पे, अपने खाने-पीने पे, शाम को जाके पार्टी कर लेंगे, पिज़्ज़ा खरीद लेंगे। वही बच्चा, वही घरवाले उसको ₹500 की बुक, या वो बच्चा अगर ₹500 बुक पे बोलना या किसी मेंटोर का कोर्स लेना, वो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, और रेडीनेस नहीं है। अगले दिन क्या होता है, उसके घर में पार्टी होती है, तो ₹10,000 ₹20,000 खर्च कर दिए जाते हैं। आप ये बताओ, आपने पार्टी करके ₹10,000 गँवा दिए, उससे आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन है? मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं पार्टी के खिलाफ हूँ, हुँ। लेकिन जहाँ ज़रूरी एटलीस्ट है, जहाँ रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर आपको अवेयरनेस होना सेल्फ बहुत डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट पे है। आप क्यों नहीं पैसा लगा रहे हो? क्यों आप उससे बच रहे हो? और जब आप उससे बच रहे हो, तो आपको क्या पता है कितनी बड़ी आप कीमत चुका रहे हो? वो कितनी नेग्लिजेंस अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस कर रहे वो हैं। नेग्लिजेंस आपको कहाँ ले जा रही है पता है? मैं क्यों सक्सेस हुआ? जब मेरे पास पैसे नहीं थे, आज भी मैं लाखों रुपए खर्च करके मेंटोरशिप का कोर्स ले रहा हूँ। और हर बड़ा एक मेंटोर, इंडिया में जितने बड़े-बड़े कोचेज़ हैं, वो भी किससे सीख रहे हैं? हमारे कोचिंग में सबसे बड़े जो ट्रेनर हैं टोनी रॉबिन्स हैं। इंडिया के जितने बड़े ट्रेनर हैं, सब टोनी रॉबिन्स सीख रहे हैं। जी। तो आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे खर्च करिए, बुक्स पे खर्च करिए, लर्निंग पे खर्च करिए, देखिए आपको ऑप्शन क्यों नहीं मिलेंगे। सर मेंटोरशिप हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है, बहुत बिकॉज़ जब आपके पास सालों का एक्सपीरियंस हैंड इन हैंड होल्ड करेगा तो फिर आप कहाँ डगमगाएँगे ना। बिल्कुल डगमगाने का स्कोप बेहद कम हो जाएगा। हम ये नहीं कहते हर्डल्स आएँगे ही नहीं, आएँगे, हाँ, लेकिन आप उन्हें बहुत आसानी से पार हाँ, कर पाएँगे क्योंकि आपके पास एक एक्सपीरियंस की छत्र छाया रहेगी। हाँ। मैं आपके व्यूअर्स को एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, इसलिए मैंने बीच में जी, टोका। जी, जी। संगत, आदत, गुरु। आपकी संगत कैसी है? मतलब कहते हैं ना, आप उन 5 लोगों का प्रतिबिंब बन जाते हो जिनके आप सबसे करीब हो। तो आप देखो, गाँव में रहते हो, शहर में रहते हो, विदेश में रहते हो, आप किन 5 लोगों से अटैच हो सबसे ज़्यादा? तो आप अपना सर्किल को देखो, मतलब आप अपने एक एनवायरनमेंट को, उस पे काम करो। दूसरा आदत, हैबिट। डेली जो रोज आप छोटे या बड़े जो भी आपकी हैबिट्स है ना, जो आप करते हो वही आपको बनाता है। वही है, आप जितने भी सफल लोगों को देखो ना, वो क्या करते हैं, वो अपने डिसिप्लिन तरीके से अपनी आदतों पे बहुत काम करते हैं। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आदत पे भी काम करना है, छोटी बड़ी आदत, हर आदत को पहचानना मेरे लिए क्या सही है, कौन सा सफल लोग आदत कर रहे हैं। सबको पता है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन
पीते हैं ना, लेकिन जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है नहीं पी रहा है। पैसे भी बर्बाद होते हैं, स्वास्थ्य भी जाता है। तीसरा गुरु, जो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि भैया किसी की भी लाइफ बदल सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता किसी है, की भी लाइफ, और वो बिना गुरु के, बिना मेंटोर के पॉसिबल नहीं है। सर, इसके अंदर एक इन्वेस्टर का क्वेश्चन भी मैं लेना चाहूँगी, उसके माइंडसेट का क्वेश्चन, कि आज हमें लगता है ठीक है मेंटोरशिप का, कोचिंग का, गाइडेंस का वैल्यू हर क्षेत्र में है। अगर हम ये देखें कि आज लगता है हमारी जेब में तो पैसे हैं, हम तो कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर रियल एस्टेट में कोचिंग और इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा रोल निभाती है, इस बारे में कुछ? देखिए हर फील्ड में ना क्या है कि आपको ना एक सलाहकार की ज़रूरत है। अगर आपने नहीं सीखा है और आप घुस जा रहे हो, तो आप अपने पैसे को रिस्क पे डाल रहे हो। आपने, अभी मैं रिसेंट की कहानियाँ 2-3 सालों की बता रहा हूँ। क्रिप्टो का और शेयर मार्केट का बहुत क्रेज़ है बहुत ना? सर, कोविड के बाद से तो सब लोग शेयर शेयर मार्केट मार्केट में तो आ करने गए। लगी गए हैं। लेकिन आपने देखा होगा, एक आंकड़ा ये बताता है, डेटा ये बताता है कि 95% से ज़्यादा लोग पैसे गँवा रहे हैं। जबकि बिल्कुल सर, सिखाया क्या जा रहा है कि आप रातों-रात करोड़पति बन जाओगे। उम्मीद तो लेकिन वही लेके आते हैं। हाँ, वही तो क्यों गँवा रहे हैं और कमा कौन रहा है? 5% लोग कौन है? देखिए 5% वो लोग हैं जो अच्छे सलाहकार, एक्सपर्ट की राय पे चल रहे हैं या अपना पैसा उसके सलाह पे लगा रहे हैं या उसको गाइड बना लिया। जैसे अंबानी अडानीज क्या करते हैं, वो हर जगह पैसा लगा रहे हैं लेकिन उनके पास एक्सपर्ट हैं। इसी तरीके से जब आप प्रॉपर्टी लाइन में पैसा लगा रहे हो, जब आप शुरुआत कर रहे हो, आपने बात करी और आपको नॉलेज नहीं है, तो आप सबसे पहले एक अच्छे एक्सपर्ट को पकड़ो जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, जो जानते हो, इंडस्ट्री का नॉलेज रखता है, जिसका एक्सपीरियंस है, जो अच्छा मार्केट में काम कर रहा है, जो एक ब्रांड है, उसको पकड़ो, उसके यहाँ जाओ, मिलो, सलाह लो, वो आपको 10 सलाह देगा। फिर वहाँ से अपनी जर्नी शुरू करो। आपने मामा जी के कहने पे, दोस्तों के कहने पे, घर की आधी-अधूरी नॉलेज लेके और कही सुनाई बातों पे कर दिया तो आपके साथ गलत भी हो सकता है। और बिल्कुल, आपकी और जब गाड़ी गलती कमाई, में पैसा इन्वॉल्व हो तो वो गलती छोटी-मोटी गलती आप नहीं एक रह जाती मकान है। बनवाने जाते हो, तो मकान आप खुद ही बना लेते हो क्या? आर्किटेक्ट को बुलाते हो, नक्शा बनवाते हो ना? तो जब आप पैसा लगा रहे हो खरीदने के लिए, तो लीगल एक्सपर्ट या सेलिंग एक्सपर्ट या उस एक्सपर्ट को क्यों नहीं हायर करते जो आपको सही सलाह दे सकता है? अगर पैसे लग रहे हैं तो पैसा भी लगाओ। कई लोग तो फ्री में सलाह दे रहे हैं ना। देखिए मेरी अगर कंपनी है, मेरे यहाँ आप आकर सलाह मांगती हैं, तो क्या मैं पैसे चार्ज करूँगा आपसे? नहीं करूँगा ना। आप मेरे लिए कस्टमर हैं, आपको मैं सलाह भी बिना पैसे दूंगा। तो आप हमारे यहाँ आते क्यों नहीं हैं? आप दूसरों की कही सुनाई बात, हम आपको बताएंगे कि आपके लिए, आपके बजट में क्या प्रोडक्ट सही है। आप सभी के लिए ये बहुत अहम बात है, सलाह के यहाँ पैसे भी नहीं लिए जाते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपके बजट में कौन सा प्रोडक्ट सही है, आपको कौन सी लोकेशन पे लेनी चाहिए, आपकी जेब में जो जितना पैसा है उस पैसे में आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट में आपको जाना चाहिए। सारी चीज़ों को जब आप एनालाइज करेंगे, आप धीरे धीरे एक बिगिनर से इन्वेस्टर बन जाएंगे और आपकी जर्नी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। दैट्स सो नाइस सर। तो जब आज ऐसा एक्सपर्टीज को एक्सपीरियंस करने का सौभाग्य हमारे पास है, तो मैं थोड़े आम सवाल लेना चाहूँगी सर आपसे। लोग अक्सर बोलते हैं अभी मार्केट डाउन है, अभी थोड़ा रुक जाओ। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्लान कर रहे होंगे, लेकिन उनके इर्द गिर्द भी इसी तरीके के लोग होंगे जो बोल रहे होंगे अभी सही समय नहीं है, अभी मार्केट डाउन है, थोड़ा रुको, जब बूम आएगा तब जाना। तो सर राइट समय कैसे डिसाइड किया जाए? बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसमें कहना चाहूँगा, देखिए क्या है, प्रॉपर्टी खरीदने का राइट टाइम ना आज है। प्रॉपर्टी में एक चीज़ बोली जाती है, आज से नहीं, बहुत पुरानी एक कहावत है, किसी बड़े आदमी ने बोला है कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इंतजार मत करो, प्रॉपर्टी खरीद कर इंतजार करो। मतलब आपने सही टाइम, आप अगर चाहे प्रॉपर्टी लाइन हो या शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सही टाइम पे करूँगा, तो क्या आपको पता है सही टाइम कब आएगा?
आपके हाथ में नहीं है ना। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मार्केट डाउन है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ना। 100 रुपए की चीज़ 80 रुपए में मिल रही है। और प्रॉपर्टी लाइन में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट डाउन है, क्योंकि आपको डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी मिल रही है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देना चाहूँगा। हुआ क्या था, कोविड में लोग डर के मारे 50 लाख की प्रॉपर्टी 25 लाख में, 30 लाख में, 20 लाख में बेच रहे थे। और वहाँ पे ना जो गेम करते हैं वो हैं इन्वेस्टर, जो सीखे हुए लोग हैं, जो लर्नेड पीपल है, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं। वो देखते हैं यार 50 लाख की चीज 30 लाख। वॉरेन बुफे क्या बोलते हैं, जो सबसे बड़े फाइनेंस के गुरु हैं, कि जब लोग डरे हुए हो ना, उस समय आप ग्रीडी हो जाओ, और जब लोग ग्रीडी हो ना, उस समय आप डर जाओ। यही चीज फॉर्मूला प्रॉपर्टी लाइन में भी। मार्केट डाउन है तो यार आपके लिए अच्छा है ना। आज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको 90 लाख में, 80 लाख में मिल रही है, वो आप वहां से ऊपर जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी में कभी जीरो नहीं होता। या प्रॉपर्टी में कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा, अगर आपकी प्रॉपर्टी सही है, पेपर सही है, लोकेशन सही है, तो ये भी नहीं सुना होगा कि 50% भी डाउन हो गया। वो वहाँ होता है जहाँ आपने गलत प्रॉपर्टी ले ली, पेपर सही नहीं है, ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, या डंप प्रॉपर्टी ले ली। अदरवाइज अगर आपने सही प्रॉपर्टी ली तो एक स्टेबल कंडीशन रहता है, या थोड़ा बहुत स्टैग्नेंट पोजीशन आता, फिर जंप मारता है। तो जब मार्केट डाउन हो, आपके लिए मौका है रियल एस्टेट। लेकिन सर कहीं ना कहीं डर भी तो लगता है ना कि ये जो चीप हमें इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, वो एक अपॉर्चुनिटी है या वो एक ट्रैप है, ये जज कैसे किया जाएगा? ये भी अच्छा सवाल है। देखिए, ये तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो रहा है ना। मैंने अभी वॉरेन बुफे का एग्जांपल दिया कि उस समय डरता कौन है, नॉर्मल इंसान, जिसके बट पास कोच नहीं है, गाइडेंस कोच नहीं नहीं है, है। नॉलेज नहीं। उसको क्या लगता है ये तो गिर गया और गिरेगा, ये तो जीरो वो हो वेट जाएगा। करता रहता है। लेकिन आप हिस्ट्री उठा के देखो ना, रियल एस्टेट से ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट कहाँ है। अगर आप सोच रहे और गिरेगा, मान लो उसके बाद बढ़ गया। जिन लोगों ने कोविड में, मैम नोएडा के अंदर, हम नोएडा के अंदर बैठे हुए हैं, 25-30 लाख रुपए पे एंट्री नहीं करी, वो फ्लैट आज 1 करोड़ रुपए के हो गए हैं। आके स्टोरी सुनाते हैं, रेगरेट करते हैं, अरे उस समय तो इन्होंने 4 फ्लैट ले लिया, आप 1 करोड़ का बेच रहे हो, आपने इतने पे खरीदा था, 1500 रुपये, आज 8000 के रेट पे बेच रहे हो। तो वो अपॉर्चुनिटी थी ना, आपने क्यों नहीं ग्रैब किया। तो रियल एस्टेट या किसी भी इन्वेस्टमेंट में जब मार्केट डाउन हो ना, तो आप एक स्ट्रैटेजी बना के, मैं नहीं कह रहा हूँ, मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आप पूरा पैसा एक बार में मत लगाओ, अलग अलग बास्केट में डालो। ये स्ट्रैटेजी बना के, मान लीजिए आज आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, आपको लगता है और डाउन हो जाएगा, तो आप एक ही बार में सारा पैसा मत लगाओ, आप 3 महीने और रुक जाओ, आप एनालाइज करो मार्केट को, फिर दूसरी प्रॉपर्टी खरीदो। इस तरह से भी आप प्लान कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और डिसीजन मेकिंग के लिए आपको गाइडेंस का गाइडेंस requirement है। जरूरी है, लर्निंग जरूरी है, और सही सलाहकार की जरूरत है। अगर आपने गलत सलाहकार चुन लिया तो भी आपका पैसा डूब सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी है मैम, ये ट्रैप नहीं है। अगर मार्केट डाउन है, रियल एस्टेट की एक खासियत और बता रहा हूँ, रियल एस्टेट कभी अगर डाउन होता है ना, तो वहाँ इन्वेस्टर आ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है ना कि ये फ्लैट इतना महंगा था, आज कम में मिल रहा है, मैं अभी ले लेता आपके हूँ। पास एक्सपीरियंस है हाँ, साथ में मैं ना? ले लेता हूँ, फिर मेरा पैसा तो बढ़ना ही है, फ्लैट का रेट बढ़ेगा, फिर मैं एग्जिट कर जाऊंगा। और वहाँ पे इन्वेस्टर क्या करते हैं, अरे यार मार्केट डाउन है और नीचे चला जाएगा। जब मार्केट ठीक हो जाती है, यही काम लोग गलती शेयर मार्केट में भी करते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मल पब्लिक क्या करती है, जो शेयर पूरा भाग रहा है, हाँ, जो चल रहा है उस पे इन्वेस्ट करेंगे। जो 100 रुपए का शेयर 500 हो गया, उस समय जाके लगाएंगे। वो 500 से नीचे धराम आ जाता है 200 रुपए पे, उनका पैसा ग्रोथ ही नहीं हो पाता, बिल्कुल और वो बिल्कुल, दुखती ट्रैप में नस पे हाथ रखा है सर आपने। लेकिन वहीं पे जो समझदार निवेशक हैं, इन्वेस्टर, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि यार 500 रुपए का शेयर 200 रुपए पे आ गया, मेरे को 300 रुपए का डिस्काउंट पे मिल रहा है, पैसा डाल दो। एक बार में नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके लगाएंगे, 200 से और नीचे आएगा और लाए, उस समय वो परचेज करते हैं। तो अगर आपने मार्केट डाउन में खरीदा है, तो आप वहां से ऊपर जाएंगे। मान लेता हूं कि उसके नीचे जा रहा है, पैसा है, फिर लगा दो।
आपने या वेट कर सकते हो, हाँ, पेशेंटली वेट करो। अगर वेट आपको करो। भरोसा है आपके डिसीजन पर कि आपका हाँ, डिसीजन गलत नहीं है, तो पेशेंस अगर आप रखेंगे तो क्योंकि डेफिनेटली रिजल्ट्स प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हमेशा होंगे। आपको देकर जाती है। आप खुद देखिएगा कि जो आज यहाँ पे फ्लैट या जो प्लॉट 10 लाख रुपए का था, आज 50 लाख, 60 लाख, 1-1 करोड़ रुपए तक के हो गए हैं। तो आप देखिए इन्वेस्टमेंट कहाँ गई है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर इसमें अभी आपने एक बात करी थी लोकेशन की। तो आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में लोकेशन को तो सर एक बहुत बड़ा मार्केट गिमिक बनाकर रख दिया है। तो एक आम आदमी कैसे समझ पाएगा कि क्या लोकेशन सही है या क्या गलत है? ये वाली फ्यूचर में ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये कॉमन मैन कैसे समझ सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, इसका मैं आंसर देना चाहूँगा। इम्पोर्टेंट सवाल है इनफैक्ट। देखिए सोशल मीडिया के ज़माने में आपको हर चीज़ पता चल जाती है, लेकिन कई लोग गलत तरीके से भी बताते हैं। कहते हैं हमारे फील्ड में ना, रियल एस्टेट में लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है लोकेशन की। अब आप लोकेशन को कैसे पहचानेंगे? लोकेशन को पहचानने का तरीका ये है कि पहले तो जब आप प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन लेते हैं, तो आप लोकेशन से पहले बजट भी डिसाइड करिए। ओके। बजट भी डिसाइड करिए, उसके बाद आते हैं लोकेशन पे। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको उन लोकेशन को ध्यान में रखना है जहाँ पे हाईवेज आ रहे हैं, जहाँ पे एमिनिटीज हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे एयरपोर्ट आ रहे हैं। जैसे आज की डेट में इंडिया के अंदर बहुत सारी स्मार्ट सिटीज बन रही हैं। आप स्मार्ट सिटी में जाओ, अपकमिंग एरियाज में जाओ। 2 तरह के लोकेशन होते हैं मैम। नॉर्मली इंसान क्या बोलता है, डेवलप जहाँ जगह है, जहाँ ऑलरेडी बहुत एप्रिसिएशन हो चुका है, महंगी ज़मीन, वहाँ पे लोग प्रेफ़र करते हैं। भाई वहाँ पे सब लोग नहीं ले पाएँगे ना, जिसका बिल्कुल, बजट क्योंकि होगा वही प्राइसिंग लेगा ज़्यादा ना। होगा। लेकिन आम इंसान क्या करेगा? आम इंसान को सस्ती चीज़ भी चाहिए, अच्छा लोकेशन भी चाहिए। तो आप ये ढूँढो कि आपके शहर में, आपके गाँव के आस-पास कहाँ पे हाईवे निकल रहा है, कहीं 4 लेन आ रहा है, कहीं 6 लेन आ रहा है, कहीं पे एम्स बन रहा है। हमारे कई शहरों में इंडिया जी, के, बिहार, जी। यूपी से ले, आज हमारे नोएडा में जियो एयरपोर्ट बना है ना, बिल्कुल, 4-4, बिल्कुल। 5-5 गुना लोगों ने पैसा कमाया ना। जी, अभी भी अपॉर्चुनिटी अभी है। भी है, अभी आप भी है। ऐसे जगह ढूँढो ना जहाँ एयरपोर्ट आ रहे हैं, जहाँ पे हाईवेज बन रहे हैं, जहाँ कोई यूनिवर्सिटी आ रही है, जहाँ कोई हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, जहाँ कोई मॉल आ रहा है, जहाँ कोई बड़ी मार्केट। तो जहाँ पे डेवलपमेंट का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, जहाँ एमिनिटीज आ रही हैं, उन जगह पे जहाँ एक्सेसिबिलिटी है कि आपके लिए रोड्स की सुविधा हो, अच्छी रोड हो। आपने ऐसे जगह पे ले लिया जहाँ पे जाने का रोड ही नहीं है, वो आपकी प्रॉपर्टी डंप हो जाएगी। तो ये बेसिक चीज़ें आपको समझनी है, बेसिक सुविधाएं हो, और उसके अलावा बेसिक सुविधाओं के अलावा ये जो चीज़ें मैंने बताई कि जहाँ पे जी, एयरपोर्ट, बिल्कुल। हाईवेज, यूनिवर्सिटीज़ इस यूनिवर्सिटी, तरीके की कॉलेजेस, डेवलपमेंट आप होती हुई देख रहे हैं। हाँ, तो सर डेवलपिंग एरिया में इन्वेस्ट करना यानी कि आप कहते हैं अपॉर्च्युनिटी है, रिस्क नहीं है? मैम डेवलपिंग एरियाज में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रिस्क तो हर चीज़ में होता है, लेकिन उसमें डेवलपिंग एरिया में अगर आपने लोकेशन चूज अच्छा किया, जब डेवलपिंग एरिया में मान लीजिए कि आज कहीं एयरपोर्ट अनाउंस हुआ, तो एयरपोर्ट अनाउंस हुआ तो कल को रिस्क इसमें क्या है कि एयरपोर्ट नहीं बना तो, बिल्कुल, एयरपोर्ट नहीं बना तो क्या बिल्कुल, क्योंकि करूँगा? गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है सर, चेंज हो हाँ, तो सकता है। आप ये देखिए कि एयरपोर्ट अगर अनाउंस हुआ है, तो पहले से वहाँ क्या-क्या चीज़ें हैं? क्या पहले से कुछ है भी कि नहीं है? एयरपोर्ट वहीं आता है जहाँ बेसिक चीज़ें एमिनिटीज़ होती हों। हैं, जहाँ रोड्स होते हैं। तो पहले आपको देखना है कि रोड्स हैं कि नहीं, आस-पास में हाईवे है कि नहीं। जैसे जीवन एयरपोर्ट की बात कर लें, तो एयरपोर्ट बहुत बाद में बनना शुरू हुआ। वहाँ हाईवे पहले ही बन गया था। यमुना एक्सप्रेसवे और इधर नोएडा एक्सप्रेसवे बन गए थे। वहाँ अथॉरिटी ने इंटरनल रोड्स बना दी थी बहुत पहले। वहाँ अथॉरिटी ने लैंड डेवलपमेंट चालू कर दिया था। वहाँ कॉलोनीज बननी शुरू हो गई थी, प्राइवेट बिल्डर्स एंटर कर गए थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको ये सारी चीज़ें पहचाननी है कि अपकमिंग एरिया में भी आप जा रहे हो, तो उसकी शुरुआत के स्टेज में है, किस स्टेज पे है, वहाँ कितनी डेवलपमेंट कितनी हुई हो है, चुकी है अभी और वहाँ डेवलपमेंट। अपकमिंग चीज़ों में क्या-क्या आ रहा है। मान लीजिए एयरपोर्ट नहीं आया, लेकिन हाईवे है, हाँ। रोड्स है,
स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं। अगर उसमें से 1-2 चीज़ें फेल भी हो जाती हैं, तो बाकी चीज़ें उस एरिया को डेवलप करेंगी ना। डेवलप तो और करेगा, आज एयरपोर्ट नहीं आया, जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो आ कल जाएगा। कल को गवर्नमेंट को लाना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल, देखिए ना, हर छोटे शहर में आज एयरपोर्ट अनाउंस हो रहा है ना, बिल्कुल, बिल्कुल, एम्स बिल्कुल। अनाउंस हो रहा है ना, जी, यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं ना, आईआईएम आ रहे हैं जी। और नए-नए कॉलेजेस आ रहे हैं। ये बनाना ही है, क्योंकि देखो 2047 में हमारे देश का, मोदी जी का सपना है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना है। और आप डेवलप कैसे बनोगे? इंडिया के अंदर हर जगह डेवलपमेंट करोगे तभी बनोगे ना। बिल्कुल। तो आप जहाँ पे भी, मैं नहीं कह रहा हूँ खाली मेट्रो सिटी में, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में, हर मैं जगह यही डेवलपमेंट। अगला मेरा सवाल आपसे सर पूछने वाली थी। अगर जैसे आपने मेट्रोपॉलिटन सिटी और टियर 2 सिटी की बात करी, डेवलपिंग एरिया में एप्रिसिएशन ज़्यादा कहाँ पर आ सकता है? मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या टियर 2 सिटीज़ में? देखिए, मेट्रो अभी हमने थोड़ा-सा इसका ज़िक्र भी किया था। मेट्रोपॉलिटन सिटी में क्या है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, क्राउड आ चुका है, प्राइसेज़ नेक्स्ट लेवल पे पहुँच गए हैं। तो पहले तो सबकी जेब अलाउ नहीं करेगी ना। जो उस पैरामीटर्स पे, उस बजट में आ रहा है, वही तो। दूसरी बात, जब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं ना, तो वहाँ से कई जगह तो सैचुरेशन स्टेज पे आ गए। जैसे आप दिल्ली में जाओगे तो कई जगह प्राइसेस बढ़ ही नहीं रहे हैं, या तो बढ़ रहे जी, हैं तो बहुत स्लो स्पीड में। तो मेट्रो एरिया में वैसे जगह आप इन्वेस्ट मत करो जहाँ ऑलरेडी प्राइस बहुत हाई पीक हो पे गए। पहुँच चुके क्योंकि हैं। क्या आप गलती करोगे, आप महंगी चीज़ खरीदोगे और छोटी चीज़ खरीदोगे। तो आप नए अपकमिंग जगह ढूंढो जहाँ पे अभी माल सस्ता है, प्रॉपर्टी सस्ती है, जहाँ 5, 10, 20, 25 सालों में आप एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हो। मान लीजिए कि एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आपके पास, प्रियंका जी, 50 लाख रुपए है और आप नोएडा मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक प्लॉट खरीदना चाहती हैं, तो आपको 50 लाख में कितना बड़ा प्लॉट मिलेगा? छोटा ही मिलेगा सर, 100 गज़ के छोटा ही नहीं आस-पास भी नहीं मिलेगा। छोटा ही मिलेगा, हो सकता है आपकी पसंद का भी नहीं हो, हाँ, एरिया कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े। कॉम्प्रोमाइज़ करना लेकिन पड़ेगा। वहीं आप टियर 2, टियर 3 सिटी में, जहाँ अभी डेवलपमेंट शुरू हुई हैं, सही प्रोजेक्ट में सही जगह पे लगा दिया, तो आप कितना गुना रिटर्न बनाओगे? पहली बात तो 50 लाख में वहाँ प्रॉपर्टी का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ आपका 100 गज अगर बढ़ा भी तो कितना बढ़ेगा? लेकिन उसी 100 गज की जगह आपने छोटे शहर में 1000 गज ले लिया। जी। बदल गया ना यहीं पे, गेम चेंज हो गया। वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमेशा कोशिश ये करिए कि आप अपकमिंग जगह, एक तो आपका पैसा कम लगेगा, दूसरा आपको चीज़ बड़ी साइज़ बड़ा मिलेगा, एप्रिसिएशन ज़्यादा होगा। जैसे-जैसे वहाँ डेवलपमेंट होगी, पॉपुलेशन आएगी, लोग आएँगे, फुटफॉल बढ़ेगा, एमिनिटीज़ आएँगी, आपकी तरक्की, पैसे की ग्रोथ और ज़्यादा ज़्यादा होगी। होगी। बहुत बहुत अच्छे से आपने लेकिन एक्सप्लेन अगर किया आपको सर। रहने के लिए लेना है, तो फिर अपकमिंग जगह पे नहीं जाना है, फिर आप बसे-बसाए इलाके में चाहिए। ठीक है, वो सर हम आगे जी। डेप्थ में आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे विचारधारा भी बनाई जाए इन्वेस्टमेंट की ना। सर कितने पैसे से रियलिस्टिकली आप मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में स्टार्ट किया जा सकता है? बिल्कुल रियल फिगर्स, कोई अगर आम आदमी जानना चाहे कि इतना अमाउंट है, तो मैं विचार कर सकता हूँ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। देखिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा सवाल है। लोग समझते हैं ना, ये अमीरों का फील्ड है, कम पैसे वाले लोग एंटर नहीं कर सकते। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, ये धारणा भी सही नहीं है। मेरे जो मेंटोर हैं, उन्होंने क्या सीखा, क्या किया, क्या सीखा, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो जब रियल एस्टेट में एंटर किए, बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, अच्छा जॉब कर रहे थे, वहाँ छोड़ के रियल एस्टेट में आए थे। उन्होंने बिना पैसे 1 साल में 17 प्रॉपर्टी सेल करी थीं। बिना पैसों के। बिना पैसे, वो एक स्ट्रैटेजी होती है, बिना पैसे के प्रॉपर्टी कैसे बनाएँ, बिना पैसे प्रॉपर्टी कैसे खरीदें। बिना पैसे प्रॉपर्टी कैसे बनाएँ और बिना पैसों के प्रॉपर्टी कैसे खरीदें? तो इसमें मैं कहना चाहूँगा, पहला, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कैसे एंटर करोगे? पहला तरीका तो ये, देखिए 4 क्वाड्रेंट हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो पहले किसी की प्रॉपर्टी बेचना शुरू कर दो।
सेलिंग करो। मान लीजिए आप एक बिल्डर हैं और मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसा आएगा तभी तो खरीद पाऊंगा। तो भाई मैंने आपका प्रोजेक्ट सेल करना, आप फ्लैट बना रही हैं, प्लॉट बेच रही हैं, मैंने सेल करना शुरू स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने 2-4 प्लॉट सेल किया, मेरे पास 10 लाख रुपए आ गए। वो बिल्कुल 10 लाख को ही मैंने आपके यहाँ इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर कर दिया। दिया। अरे पहला वाह, तरीका ये है कि आप सेलिंग से शुरू करो। ठीक है। फिर आप जब सेल करना शुरू किया, तब आप एक पैसा लगा के इन्वेस्टर या बिजनेस अपना शुरू कर दो। बिजनेस तुरंत नहीं शुरू करना है, पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जी। ऐसे जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे और पैसा बनेगा, तब जाके बाद में आप अपना ऑफिस खोलने का, बिजनेस करने का प्लान कर सकते हो। और उसके ऊपर भी आप जाना चाहते हो, तो अगर आपका बिजनेस अच्छा चला गया, तो आप बाद में एज ए डेवलपर, एज ए बिल्डर भी मार्केट में आ सकते हो। अब मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा कि बिना पैसे अगर आप सेलिंग नहीं कर रहे हो, तो कैसे खरीदोगे? देखिए, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपके आजू-बाजू में, आपके मोहल्ले में, आपके गाँव में, आपके शहर में, आपकी सोसाइटी आपके में, कोई भी क्लोज सर्कल आपकी में। सोसाइटी में या हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है? आप उनके साथ जॉइंट वेंचर कर लो, पार्टनरशिप कर लो कि सर आप पैसा लगाना चाहते हो, मैं आपको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दिलवाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और आप उनको चीज़ सजेस्ट करो। आप उनके साथ उनका पैसा लगवाओ, और उनका पैसा लगवा के आप अपनी प्रॉपर्टी भी बना सकते हो। मान लीजिए कि मैंने 4 लोगों को ढूँढा, 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है? तो उन चारों लोगों ने, या एक सिंगल बंदा ही उसने पैसा लगाया और मैंने उसको दिलवा दिया, और उसमें मेरा एक परसेंटेज आ गया। तो पैसे आ गए ना, मेरा पैसा तो नहीं लगा। मैंने क्या बिल्कुल। किया, राइट पर्सन को ढूंढा और उनको जाके इन्वेस्टमेंट करा दिया। कई जगह जो बिल्डर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें एक ऐसा भी बंदा होता है जो पैसे नहीं लगाता है, अपना सिर्फ दिमाग और कंसल्टेंसी देता है, और वो कंपनी में पार्टनर बन जाता है। पैसा 4 लोग होते हैं, 3 लोग लगाते हैं, एक बंदा ऐसा भी होता है जो पैसा नहीं लगाता है। इसी तरह आप कंपनी में भी देखेंगे, कई सारी रियल एस्टेट की कंपनीज हैं कि 4 लोग हैं तो 3 लोग पैसा लगा रहे हैं, एक बंदा पैसा नहीं, कंसल्टेंसी दे रहा है, अपना ज्ञान दे रहा है, और वो पार्टनर बना हुआ है। तो हमेशा पैसे की थ्रू ही काम होगा, ये ऐसा नहीं सोचना है। आपको यही तो लर्निंग करनी है कि बिना पैसा आप कैसे पैसा बनाओगे। सर, बिल्डर प्रोजेक्ट का अभी आपने नाम लिया, ये मेरा भी पर्सनल थोड़ा सा क्वेश्चन है आपसे। बिल्डर्स जब बुलाकर आपको प्रोजेक्ट दिखाते हैं या समझाते हैं, तो हर आदमी अपने आप को एक आलीशान से फ्लैट की बालकनी में बैठा हुआ चाय पीता हुआ इमेजिन करता है, लेकिन क्या वो एक लीगली पैकेज्ड गैम्बल का काम करता है, या वो सही में बिल्डर आपको एक हकीकत दिखाता है जो फ्यूचर में आपकी हो सकती है? देखिए, बहुत जगह बहुत अच्छा सवाल है। बहुत जगह आपको गलत चीज़ें भी दिखाई जाती हैं, बहुत जगह आपसे चीज़ें जो दिखाई जाती हैं होता नहीं है, लोग ठगे भी जाते हैं। बिल्डर प्रोजेक्ट्स में ऐसा ज़्यादा देखा जाता है हाँ। सर। तो देखिए, बिल्डर प्रोजेक्ट में इसलिए ज़्यादा होता है, मैं पहले बता दूँ, बिल्डर प्रोजेक्ट में कॉम्प्लायंसेस कम होते हैं। एक तो प्रोजेक्ट होते हैं जो रेरा अप्रूव्ड होते हैं। सर, दो रेरा के बारे में मैं चाहूँगी हाँ। प्लीज़ थोड़ी-सी आप जानकारी अगर और बिल्कुल, दे पाएँ? बहुत अच्छा सवाल है, इस पे भी आएँगे। पहले मैं बिल्डर प्रोजेक्ट को क्लियर जी, कर दूँ। बिल्कुल। बिल्डर प्रोजेक्ट क्या होता है, वो अथॉरिटी की लैंड से बाहर का होता है, फ्री होल्ड लैंड पे बनता है। वो किसी का लैंड होता है, उसको आप परचेज करते हो, उस पे बिल्डर खरीद करके, या उसका अपना कोई पुश्तैनी ज़मीन है उस पे भी बना देता है। घर वालों की भी कई बार ज़मीन होती है। उसमें कॉम्प्लायंसेस कम होते हैं, उसमें लोकल बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो होता क्या है, कई बार पैसे दे करके या कई बार पूरी चीज़ें क्लियरेंस लिए बिना बिल्डर बना देता है, और वहाँ पे गड़बड़ होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब इससे बचने का क्या उपाय है? भाई, आप किसी के कहने पे भरोसा करके प्रॉपर्टी में कभी इन्वेस्ट मत करो। आप दिमाग लगाओ। जो मैं लर्निंग की बात, आपको करना क्या है? पहली बात तो जब आप प्रोजेक्ट देखने जाते हो, सबसे पहला काम तो हमने लोकेशन की बात करी कि लोकेशन देखो। दूसरा काम क्या करना है, आपको पेपर्स चेक करने हैं। पेपर्स में आपका सारा ड्यू डिलिजेंस हो जाएगा कि बिल्डर ने जो ज़मीन पे बनाया है उसकी रजिस्ट्री कराई है कि नहीं, सारे कॉम्प्लायंसेस के सर्टिफिकेट्स हैं कि नहीं, उसने अप्रूवल ले रखा है कि नहीं। अब ये आप कैसे करोगे, आपको तो आता है नहीं। यहाँ पे आ जाता है लीगल एक्सपर्ट।
आप जब अपनी गाढ़ी कमाई लगाने जा रहे हो, पूरे जीवन की कमाई लगाने जा रहे हो, आप करते क्या हो? इंडिया में पता है लोग क्या करते हैं? 2,000 रुपये लीगल एक्सपर्ट को नहीं देंगे। रिस्क पे 1 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, 2,000 रुपये लीगल एक्सपर्ट को नहीं देंगे। आप क्यों नहीं दे रहे हो? मैं पूछना चाहता हूँ, आप खुद गड्ढे में गिर रहे हो और दोष बाद में दूसरे को देते हो। आप लीगल एक्सपर्ट को हायर करो, पेपर चेक कराओ, उसका काम है। जब आप ओके सिग्नल करेगा, मैम बड़े बड़े बिल्डर्स क्या करते हैं, कोई लैंड खरीदते हैं ना, उनकी अपनी लीगल एक्सपर्ट टीम है, वकील हैं, बैंकर्स बिल्कुल हैं, बिल्कुल जो उनको बताते हैं। जब गो हेड देते हैं तब वो जाके फैसला करता है। पहला, दूसरा काम तीसरा काम ये है कि जो भी आप बिल्डर फ्लो लेना चाहते हो, लेने जा रहे हो, तो आप बिल्डर की क्रेडिबिलिटी मार्केट में, उसका ब्रांड, उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जा करके चेक करो, आसपास के लोगों से पता करो, पीछे के कम से कम 3 प्रोजेक्ट आप चेक करो कि जो सक्सेसफुली डिलीवर्ड हैं कि पास्ट नहीं। में जो डिलीवर किए हैं उसकी क्वालिटी क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, वहाँ जो लोग रह रहे हैं एमिनिटीज से खुश हैं कि नहीं, वो साफ सफाई अच्छी रख रहा है कि नहीं, मतलब प्रोजेक्ट का वो अच्छे से रख रखाव कर रहा है कि नहीं। कई जगह आपने देखा होगा बन जाते हैं, बाद में झड़ने लगता है, गंदगी हो जाती है, मेंटेनेंस ठीक है कि नहीं। करने का मतलब, जब आपने लोकेशन अच्छा चूज कर लिया, पेपर्स एक्सपर्ट से हायर कर दिखवा लिए, दिखवा बिल्कुल। लिया, आपकी सारी दुविधा दूर हो गई, ड्यू डिलिजेंस कर लिया। तीसरा, आपने बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लिया। भाई ट्रैक रिकॉर्ड में ये भी आता है कोई इंसान कैसा है, चीटर है, फ्रॉड है कि नहीं, कि अच्छा एक स्पिरिचुअल जर्नी पे है, आम इंसान के टाइप से सोच रखता है, कि लोगों की भलाई के लिए वैल्यू क्रिएशन वाला आदमी है कि नहीं। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। इसी बिल्डर फील्ड में बहुत बदनाम फील्ड भी है, बहुत अच्छा फील्ड भी है। हमारे फील्ड में हीरा नंदानी जैसे लोग हैं, टाटा जैसे बिल्डर हैं जो बिल्डर्स लीगेसी हैं, छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या कमी अच्छे लोगों की? हम जैसे लोग हैं जो लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो आप उस आदमी को ढूंढो। जब ये सारी चीजें आप होमवर्क करते हो ना, तो आपके साथ चीटिंगबाजी नहीं हो पाती है, आपकी चीटिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिल्कुल, ये कुछ वार्निंग साइंस हैं जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जैसे सर ने बताया, आप पेपर्स चेक कीजिए, लोकेशन देखिए, पिछले प्रोजेक्ट्स जो डिलीवर कर दिए गए हैं उन पर आप एक क्लोज चेक कीजिए, राइट। क्या वो सक्सेसफुली और हुए एक हैं। चीज मैं रह गया था जी। लास्ट, जब भी आप कोई बिल्डर फ्लोर लेने जाएं, बैंक लोन जरूर लीजिए। बैंक का जब आप लेवरेज लेते हैं तो बैंक क्या है, बहुत तगड़ा ड्यू डिलिजेंस करता है। जी, आपकी पेपर में भले ही चेक करने में कोई कमी हो बैंक जाए, से गलती नहीं होगी। बैंक से नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जब आप बैंक लोन लेते हैं तो होता क्या है, 20-80 का रेशियो होता है नॉर्मली। जी, 20% आप डाउन पेमेंट करते हो या आप अपना कैश देते हो या तो जैसे भी बाकी देते हो, लोन जाता है 80% आप लोन ले लेते हो। वहाँ रिस्क किसका है ज्यादा? बैंक का। बैंक का। तो जब आप वो लेते हो तो आप आ जाते हो उस जोन में जहां आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है। तो बैंक से भले ही मान लीजिए आपके पास पैसा है, लेकिन थोड़ा सा लोन बैंक से ले लीजिए, ताकि वो बैंक हाँ, अपना एक चेक कर ले पूरा हाँ, अच्छे से और आप श्योर हो जाएं राइट। कि आपका पैसा सेफ और है। अच्छा बैंक अगर लोन कर रहा है, नेशनलाइज बैंक लोन कर रहा है, तो प्रॉपर्टी आपकी सेफ हो जाती है। बट सर, इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ही आता है, बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ बैंक लोन नहीं हो पाता है, हाँ, तो क्या उस जगह को अपनी लिस्ट में से हटा दिया जाए? नहीं, देखिए, ये कई जगह ऐसी मजबूरी है कि आपके आसपास में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंदर में ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं मिला, तो आप क्या करोगे? तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोन नहीं होता, वहाँ पे एनबीएफसी लोन करती है। जहाँ ओके। पे नेशनलाइज बैंक मना कर देते हैं। मैंने अपनी पहली प्रॉपर्टी ऐसे ही जगह पे ली थी जहाँ पे रजिस्ट्री नहीं थी, क्योंकि उस समय में रियल एस्टेट की समझ नहीं थी। हम अभी उस जोन में थे जहाँ हमें समझ नहीं थी, लर्निंग नहीं थी, घर परिवार में कोई बताने वाला नहीं था। दोस्तों के कहने पे हमने भी ये गलतियाँ करी हैं। पहली प्रॉपर्टी ली थी, रजिस्ट्री नहीं थी, हमने गए दोस्तों के कहने पे ले लिया। बाद में पता चला कि रजिस्ट्री नहीं है और यहाँ लोन नहीं होता, लेकिन वहाँ पे एनबीएफसी का रोल आ जाता है, नॉन ओके, बैंकिंग नॉन फाइनेंस बैंकिंग कंपनी। फाइनेंशियली। वो आपको ऐसे जगह पे लोन करती हैं। उनमें और बैंकिंग में क्या डिफरेंस है? बैंकिंग के पैरामीटर्स थोड़ा ज़्यादा टाइट होते हैं, तो मना कर देते हैं, लेकिन वो क्यों कर देते हैं? वो कम पेपर पे भी कर देते हैं और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा ज्यादा होता है। रहता है, हाई तो रेट आप पे रहता बैंक है। नहीं दे पा रहे, एनबीएफसी दे देगी, उनसे लोन ले लीजिए। और कई बार बिल्डर भी फाइनेंस कर देता है। ओके। कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं
कि आप जब बिल्डर से जाके बात करेंगी कि सर मैं लेना तो चाहती हूँ लेकिन मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, आप क्या सॉल्यूशन दोगे? तो बिल्डर बोलता है मैम आप 20% दे दो, हम आपको फाइनेंस कर देंगे। ऐसी सुविधा जहाँ मिलती है वहाँ पे भी आप जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बिल्डर ने 80% दे दिया, आपने 20%, आप उतने रिस्क में नहीं होते, रिस्क आपका उस केस में कम हो जाता है। मिनिमल। और बिल्डर तभी देगा ना जब उसकी नीयत ठीक होगी, नहीं तो आपको लोन क्यों देगा? नीयत गलत होगी तो बोलेगा नहीं जी लोन नहीं मिलेगा, आप पूरा पैसा दो। सर अभी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी देते वक्त हाँ। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, रेरा। और क्या है सर ये रेरा रजिस्टर्ड? क्योंकि जब भी जैसे हम यहाँ नोएडा में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें सबसे पहले यही बोला जाता है कि ये रेरा रजिस्टर्ड है। हमारे पास कोई रैंडम टेलीकॉलर्स के भी कॉल आते हैं तो वो पहली चीज़ यही बोलते हैं ये रेरा रजिस्टर्ड है। सर रेरा क्या है, इसके रजिस्ट्रेशन की क्या अहमियत है? देखिए रेरा एक एक्ट है जो इंडिया में लाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। रेरा का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ओके। जो कि रियल एस्टेट हमारा जो फील्ड है, रियल एस्टेट जो सारा चल रहा है इंडिया के अंदर, उस इंडस्ट्री में जो हमारे कंज्यूमर हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए लाया गया। रेरा आया लगभग 16-17 में इंडिया में। रेरा के पहले क्या होता था, बिल्डर्स जो प्रोजेक्ट बनाते थे ना तो उस पे कोई ऐसा कंट्रोल बॉडी नहीं था। जैसे शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, सेबी है जो कंट्रोल करता जी है, बिल्कुल। बट ऐसी कोई बॉडी नहीं थी जो यहाँ पे कंट्रोल करते। बिल्डर्स क्या ओके। करते थे, जैसे आपने देखा होगा आम्रपाली सुपरटेक जेपी का क्या हाल हुआ। जी जी ये जी। लोग क्या करते थे, एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उसका पैसा लिया, उस पैसे के को लेकर के फिर दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया, फिर तीसरे प्रोजेक्ट, उसको बनाने पे फिर ध्यान नहीं पिछले दिया। वालों का ग्रोथ स्लो डाउन हो हाँ, जाता है। और उस पे ध्यान नहीं दिया, और स्टक हो गया, डिले हो गया, डिलीवरी नहीं हो पाई और बहुत सारे फ्रॉड के केसेज आने लगे। तो गवर्नमेंट ने इस पे लगाम लगाने के लिए, ठीक करने के लिए इंडस्ट्री में इस चैलेंज को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई, एक्ट बनाया जिसको हम रेरा बोलते हैं। आज के डेट में कोई भी प्रोजेक्ट अथॉरिटी के लैंड पे जो बनता है उसका एक एरिया होता है कि इतना मिनिमम एरिया में आपने किया तो रेरा लेना मैंडेटरी होता है। और जब आप रेरा लेते हैं तो रेरा के बहुत सारे कॉम्प्लायंस होते हैं, गाइडलाइन होती हैं जिनको आपको पूरा करना पड़ता है। और बहुत सारे बिल्डर वहीं फिल्टर हो जाते हैं। जो अच्छे बिल्डर नहीं हैं, जिनका माइंडसेट सही नहीं है, तो वो नहीं बना पाते। तो रेरा में कंज्यूमर की प्रोटेक्शन आ गई। दूसरा क्या होता है, रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ा जो मैंने फंड डाइल्यूट होने का बताया, रेरा के अंदर एक और क्लॉज आ गया, एस्क्रो अकाउंट। ओके। अब एस्क्रो अकाउंट क्या है, जी। पहले क्या था ना कि बिल्डर अपना एक अकाउंट होता था, वही मालिक होता था, वही निकालता था, वही जहाँ डालना है डालता था। एस्क्रो अकाउंट जो होता है इस पे कई बॉडीज रहती हैं। इसमें से जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आए हैं तो 30% सिर्फ आप निकाल सकते हो, वो भी उस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में जो खर्च हो रहा है उसके लिए। 70% रहता है वो प्रोटेक्शन के लिए, उसको टाइम टू टाइम धीरे कि धीरे इन जैसे। केस अगर कुछ हो जाता है तो कम हाँ, से कम एक फंड, मेजर फंड जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। यस, और उस पे भी वहाँ जो आपका फंडिंग निकलता है वहाँ से, उस पे कई बॉडीज का कंट्रोल रहता है, उनकी देख रेख में उनके साइन होते हैं, तब जाके फंड निकलता है। पहले क्या होता था, बिल्डर अपने अकाउंट में मंगाया, अपनी इच्छा अनुसार। जहां मर्जी लगा रहा है पैसा, कोई विदेश लेके भाग रहा है, कोई दूसरे प्लॉट में लगा रहा है, कोई दूसरे प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट के लिए उठाया कहीं और लगा रहा है। अब वो सिनारियो नहीं है। तो रेरा बहुत इम्पोर्टेंट, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, इसीलिए टेलीकॉलर्स आपको बताती हैं कि मैम रेरा अप्रूव। रेरा जैसे ही मुंह से निकलता है ना कंज्यूमर थोड़ा के माइंड, सिक्योरिटी आ जाता है कि ठीक 100% है। आप पीस में चले जाते हो, आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी के जोन में चले जाते हो। आपको लगता है रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट मतलब अच्छा प्रोजेक्ट होगा, कोई बिल्डर अच्छा होगा, कोई कॉर्पोरेट तभी कंपनी तभी होगी। रेरा अप्रूव्ड है। तो जरूरी है अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं, सबसे पहले चेक करिए प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं, और उसमें भी ये चेक करिए रेरा आ चुका है कि नहीं। अगर रेरा आ चुका है तो वो ज़्यादा आपको कोशिश करनी चाहिए। उसमें कई बार क्या होता है रेरा नहीं आने वाला है आने वाला तो है।
उस प्रोजेक्ट में वो भी काफी साल खींच देता है फिर हाँ, लेके। कई बार डिले हो जाता है, कई बार कैंसिल भी हो जाता है। ओके। तो हाँ, कई बार रेरा ये कैंसिल बहुत ध्यान देने की बात है कि रेरा कैंसिल भी हो जाता है। रेरा अप्रूव्ड है, वो आप 100% सेफ्टी जी, मान सकते हाँ। हैं। रेरा आने वाला है, स्टिल देयर इज अ डाइसी सिचुएशन कि वो कैंसिल भी किया जा सकता है। डिले हो जाता है। हमारे साथ हुआ एक बहुत बड़े फर्म का, अच्छा फर्म है, अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन उनका कुछ किसी ने उस ज़मीन पे लिटिगेशन आ गई थी, तो 1 साल डिले हो गया, जबकि वो बहुत ही रिस्पेक्टेड बिल्डर हैं। ऐसे लोगों के साथ भी हो जाता है। तो इसलिए अगर रेरा आ गया है, मतलब सारी जो चीज़ें थी वो ठीक हो गई हैं, तभी रेरा लाइसेंस मिला है। तो जो रेरा अप्रूव्ड हो गया है, नंबर आ गया है, उसमें अगर आप जाते हो, तो आपका समय बचता है और आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी की जो फीलिंग आप चाहते हो, आप सेफ्टी सिक्योरिटी जोन में चले जाते हो। वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन सर। सर ये रेरा नंबर आप चेक भी कर सकते हैं ना ऑनलाइन डालकर? हर प्रोजेक्ट का, किसी भी प्रोजेक्ट का, जैसे आप प्रोजेक्ट का भी नाम डालेंगे ना ऑनलाइन, रेरा नंबर दिखता है और रेरा की वेबसाइट पे जा करके आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन सर। सर मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से हम जानते हैं आप इन्वेस्टिंग के एक्सपर्ट हैं, एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग में आप लोगों को हेल्प करते हैं इन्वेस्टिंग करने में। सर बेसिकली सबके माइंड में सबसे पहला डाउट ये आता है कि अगर हमारे पास लिमिटेड फंड्स हैं तो हमें वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के लिए यूज़ करना चाहिए या फिर वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करना चाहिए? लिमिटेड फंड्स है तो लिमिटेड फंड्स हैं और दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, या तो हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ले लें या फिर हम इन्वेस्टमेंट के लिए सोचें, तो कहाँ पर हमारा झुकाव आना चाहिए और जो बेनिफिशियल रहेगा? देखिए, हम लोग तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के हैं और सलाह भी आप कहीं से ही मांगेंगे। अगर आपके पास लिमिटेड फंड है, तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मतलब रहने के लिए आप जी, कह रही हो। रहने के लिए। हमेशा देखिए, कई लोग तो आज के डेट में आप ये सुन रही हैं कि घर लेना ही नहीं चाहिए, किराए पे रहना चाहिए, क्योंकि घर क्या है, लायबिलिटी है, आप ईएमआई ट्रैप में बिल्कुल, फंस बिल्कुल। जाते हो। दोनों ही चीज़ है सर। बहुत लंबी मैं दोनों एस्पेक्ट में चाहूँगी हाँ। आपका ध्यान वो करना कि आप दोनों हिसाब से बताइएगा। एक तो जो मिलेनियल्स हैं वो चाहते हैं कि नहीं अपना घर लायबिलिटी है, रेंट पे रहो, लेकिन कहीं न कहीं ट्रेडिशनल सोच इंडिया में हाँ। अपना घर, अपनी छत एक ऑब्सेशन है। हाँ। तो दोनों माइंडसेट से एक बार एक्सप्लेन देखिए, कीजिएगा। अगर आप दोनों माइंडसेट की तरफ, पहला माइंडसेट जो है ना, इन्वेस्टर माइंडसेट, अगर आपके पास लिमिटेड फंड है, तो आप पहले रहने के लिए मत खरीदो। ठीक है। पहले आप उस पैसे को इन्वेस्ट करो और उस पैसे से पैसे बनाओ। और जब पैसा, क्योंकि आपने एक लिमिटेड पैसा है, आपने क्या किया, मकान खरीद लिया, उसमें भी आपने बैंक से लोन ले लिया, कर्जा ले बिल्कुल, लिया, उसमें पूरे बिल्कुल। पैसे तो होते नहीं। इंडिया में 90% से ज्यादा माल लोन्स और लोन लिवरेजेस से पे मिल चल रहा रहा है। है। तो एक तो आपने जो जमा पूंजी थी वो भी लगा दिया, वो स्टक हो गया, उसको तो आप निकाल नहीं सकते। बिल्कुल। और उसके बाद क्या किया, आपने दौड़ी मार क्या कर ली, बैंक से लोन लिया, ईएमआई पे ईएमआई आप देते जा रहे हो, ईएमआई पे। जब आपकी इनकम का स्रोत नहीं बढ़ेगा, आपकी इनकम नहीं बढ़ेगा, तो आप क्या सोचते हो, घर से आप तरक्की कर जाओगे? तरक्की आप कब करोगे? उस पैसे से बिजनेस करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे। मान लीजिए आप कोई अच्छा ऐसा प्रोजेक्ट लिया जिसमें आपको अभी सही रेट पे मिला, आपने पैसे लगाए, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद एग्जिट कर गए, फिर उस पैसे को री इन्वेस्ट किया। ऐसे आपने एक साइकिल बनाया, एक प्रोसेस बनाया, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाया, तो वहाँ से आपके पैसे का ग्रोथ हो रही है। एक मकान में फँसे रह गए और जितना आपकी ग्रोथ हो रही है ना, वो ईएमआई खा जाता है, ब्याज खा जाता है। तो आप एक्चुअल में क्यों ये करते हो? इंडिया में क्यों होता है मैं बता दूँ। इंडिया में इमोशनल बाइंग होती है, जो आपने बोला ना, सपना होता है कि अपना पहले घर। अपना घर ले लें। जी, लोग क्या कहेंगे, अपना घर नहीं है। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल है, सर। समाज में इज्जत नहीं होगी जब तक अपना घर नहीं है। भाई, लोग इसी में बर्बाद हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोग उन पे मत जाओ भैया। आपको अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करना है। आप जब तक इन्वेस्टर माइंडसेट में नहीं आएँगे ना, इसको आपको समझना पड़ेगा। पैसा सिर्फ़ होने से नहीं होता। बहुत लोगों के पास पैसा है, डुबा देते हैं। केबीसी में एक बंदे को 5 करोड़ रुपया मिला, फिर ज़ीरो हो गया। तो आपको पैसे को मैनेज करना आना आना चाहिए। तो चाहिए। मेरी पहली सलाह, अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करें। ठीक है? या अपना बिज़नेस है तो बिज़नेस में लगाओ, क्योंकि देखिए,
आपने मकान लिया, आप रह रहे हो, आपको कमाई करके दे रहा है क्या? नहीं। लेकिन आपका कोई बिजनेस है, मान लीजिए मेरी कंपनी है, मैं उसमें लगाऊंगा तो मैं साल का 20% 25% कमाऊंगा ना। बिल्कुल। मेरी अगर मान लीजिए मैं रह रहा हूँ, मेरा मकान का ग्रोथ भी हो रहा है, तो लिक्विड मनी नहीं है ना, कैश फ्लो नहीं है ना। लेकिन बिजनेस में लिक्विड मनी कैश फ्लो भी है ना। बिल्कुल। और मेरा बिजनेस भी ग्रोथ हो रहा है, मकान की भी ग्रोथ होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपके पास कैश फ्लो नहीं है। जब बेचोगे तब पैसा आएगा। यहाँ मेरे बिजनेस में मेरे को कैश फ्लो भी मिल रहा है, और उस कैश को मैं कहीं और लगा रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। यानी इन्वेस्टिंग की तरफ यस। सोचना चाहिए रादर देन सेल्फ एक्विजिशन। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है और आपको लगता है कि अब मुझे रहने के लिए घर चाहिए, मैंने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है ठीक ठाक, तब आप घर खरीदो। तब आप आपके सोच पास सकते हैं, leverage है। लेकिन लिमिटेड फंड्स के केस में हाँ, पहले सेल्फ एक्विजिशन नहीं, इन्वेस्टिंग एक Yes. माइंडसेट होना चाहिए। तभी आप इन्वेस्टर बन पाओगे, नहीं तो आम आदमी बन के रह जाओगे। जी सर, उसमें भी फिर से दो डायरेक्शंस आती हैं हाँ। हर चीज के अंदर। सर, इसके अंदर एक कंफ्यूजन ये रहता है, रेंटल इनकम वाली प्रॉपर्टी ले या अप्रिसिएशन वाली? बहुत अच्छा सवाल है आपको। देखिए, शुरुआत में ना रेंटल पे नहीं जाना है। लेकिन सर वो क्या होता है ना, ईएमआई का लोड जो होता है पहले हाँ। दिन से सर पे, हाँ। पहले तो वो रोक देता है, हाँ। फिर आप हिम्मत करके ईएमआई बंधवा लेते हैं, तो ये रेंटल वाली चीज अट्रैक्ट करती है हाँ। कि चलिए 20,000 तो आने लगेगा ना रेंट, उससे ईएमआई चला जाएगा। देखिए, शुरुआत में क्यों रेंटल पे नहीं जाना है मैं बता देता हूँ। अगर आपने रेंटल पे फोकस किया तो आप ऐसी भी प्रॉपर्टी चूज करोगे जहाँ रेंट आ रही है, अप्रिसिएशन अच्छा नहीं हो। लेकिन अप्रिसिएशन पे फोकस किया तो आप ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढोगे जहाँ रेंट भी मिलेगा और अप्रिसिएशन भी मिलेगा ज़्यादा। अप्रिसिएशन इसलिए कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के साथ जाओगे कि मुझे प्रॉपर्टी लंबे टाइम के लिए नहीं रखनी है, मैंने आज इस रेट पे खरीदा है, 2 साल बाद इस रेट पे मुझे एग्जिट कर जाना है, फिर उस एग्जिट होके उसको किसी और प्रॉपर्टी में लगा देना। जब ये प्रोसेस करोगे ना तो आप ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदोगे, ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन करोगे। रेंटल में क्या होगा, आपने इसी माइंडसेट के साथ खरीदा कि मुझे रेंट करना है, तो आप उस प्रॉपर्टी में ना एग्जिट नहीं करना चाहोगे। आपका रेंट आ रहा है, आप वो चुपके से लालच बैठ अटक जाएगा रेंट पे। कि मेरे को तो रेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया। आप एक ही प्रॉपर्टी में स्टक हो गए, आप ना मुंह छोड़ पाओगे बेचने का ना निकालने का। तो रेंटल पे कब जाना, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं जाना, रेंटल पे कब जाना है जब वो अप्रिसिएशन भी हाँ, दे। मान लीजिए आपने 4-5 प्रॉपर्टी बना ली, 10 प्रॉपर्टी बना ली, आपने अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर लिया। अब आप चाहते हो थोड़ा सुकून की लाइफ जीना, आप थोड़ा भाग दौड़ कम करना चाहते हो, आप चाहते हो फिक्स इनकम आने लगे, तब आप उस फेज पे रेंटल पे इंटर करो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत करो, उसका तरीका ये होना चाहिए, उसका टाइम उस समय आता है। शुरुआत में रेंटल पे शुरुआत में फोकस नहीं मत होना करो। चाहिए, अप्रिसिएशन पे होना चाहिए यस, शुरुआत। तभी आप उस मल्टीपल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे। मान लीजिए मेरे पास, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 25 लाख रुपए है। मेरे पास 2 सिचुएशन है। एक, मुझे ऑफिस किराए सॉरी खरीदने को मिल रहा है जिस पे 10,000 रुपये रेंट आ रहा है। दूसरा, मेरे को ऐसा प्लॉट में इन्वेस्टमेंट मिल रहा है जो मैं चाहता हूँ कि अभी मुझे इस रेट पे मिल रहा है, 1 साल में 25% अप्रिसिएशन हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, उस प्लॉट में डाल दूँगा जो 25%, फिर 1 साल बाद मैं एग्जिट करके किसी और प्लॉट में लगाया, फिर वैसे ही कमाया। लेकिन रेंटल में मेरी रेंटल एक तो लिमिटेड आएगी, दूसरा मैं बेचूंगा नहीं, तो एप्रिसिएशन एक ही प्रॉपर्टी में स्टक हो उस वो हिसाब कम से हो नहीं जाएगा आएगी, अप्रिसिएशन। नहीं आएगी। दूसरा क्या है कि मैं पैसे को रोटेट नहीं कर पाऊंगा, मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा। रोटेशन बहुत बड़ा हाँ, पॉइंट तो आपने बोला। किसी भी फील्ड में, किसी भी बिजनेस में कैश फ्लो बहुत जरूरी है, रोटेशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे आप। सर, ईएमआई को किस नजरिए से देखते हैं आप? ईएमआई एक वेल्थ क्रिएशन का टूल है, सहायक है, या फिर ईएमआई एक बर्डन है जो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए, अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए ईएमआई ले रहे हो ना, तो हमेशा लेना चाहिए। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, इनके पास बहुत बड़ा कैश फ्लो है, तब भी वो बैंक से लोन लेते हैं, पब्लिक इश्यू लाते हैं, आईपीओ निकालते हैं। हमेशा लेना चाहिए।
और ये ट्रैप कब है, जब आपने लोन ईएमआई लिया किस लिए, कार खरीदने के लिए, डेप्रिशिएटिंग एसेट। गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए आप गए आईफोन 17 ले लिया, आपकी औकात है नहीं, और आपने इम्प्रेस करने के लिए बैंक से लोन ले लिया। वो आपका पैसा कमा के दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है ना। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो, हमेशा लेना चाहिए। आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो, हमेशा लेना चाहिए। अगर आप खासकर होम लोन ले रहे हो, सबसे सस्ता लोन होम लोन है जी। 7 से 8% के बीच में मिलता बिल्कुल है। बिल्कुल। और आपकी एप्रिसिएशन उस प्रॉपर्टी में उससे ज्यादा होती है, लॉन्ग टर्म कई गुना ज्यादा होती है सर, में लॉन्ग टर्म में खासकर तो होती है। बिल्कुल। तो आपने वेल्थ क्रिएशन किया ना। और जब आप लेवरेज लेते हो बैंक लोन का, ईएमआई देते हो, आपको फायदा क्या होता है? मान लीजिए आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, आपके पास 1 करोड़ नहीं है, आप कैसे खरीदोगे भाई? आपके पास 20 लाख है तो 20 लाख दिया, 80% लोन ले लिया। तो ये हमेशा अच्छा है, वेल्थ क्रिएशन का माध्यम है, ट्रैप नहीं है। ट्रैप तब बनता है जब आप गलत चीज में लोन लेते हो। 2 तरह के लोन होते हैं, एक गुड लोन और एक बैड लोन। जब आप गुड लोन लेते हो तो हमेशा आपको वेल्थ क्रिएट करेगा, पीस ऑफ माइंड भी देगा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा, वेल्थ क्रिएशन बनेगा। देखिए कई आजकल इन्फ्लुएंसर का आप देखोगे वीडियो ही बना रहे हैं, लोन लेकर अमीर बने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज के डेट में समझदार बिजनेसमैन, इन्वेस्टर माइंडसेट ज्यादा से ज्यादा लोन ले रहा है। क्यों लोन ले रहा है? लोन भी समझदारी से ले रहा है, ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ी कर रहा है। मान लीजिए बैंक से लिए 8% पे लोन, अपने धंधे में 20% कमा रहा है, 8% ब्याज देने के बावजूद प्रॉफिट बनाया कितना? 12%। तो समझदारी है या ट्रैप है? सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। अब आप खाने के लिए लोन ले रहे हो, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोन ले रहे हो, तो क्या होगा? आप चुका भी नहीं पाओगे, 1 रुपया तो कमाई है नहीं। आप लग्जरी ट्रैवल के लिए लोन ले रहे हो, इसके लिए मेरी रिकमेंडेशन कभी नहीं है पैसे कमाओ फिर लग्जरी वेकेशन पे जाओ। लेकिन जब प्रॉपर्टी के लिए मेरी हमेशा हाँ है। लोन लेने का पर्पस, इसका मतलब आपका मैटर करता तो है, आप किस लिए ले रहे हैं। आप ये चेक करो गुड लोन है कि बैड लोन है। गुड लोन ऑलवेज एडवाइजेबल। सर लेकिन कैश बायर को कहा जाता है कि एक एज होता है फाइनेंस्ड इन्वेस्टर से। कैश बायर को एज होता है, फाइनेंस नहीं। देखिए इसमें एज तो होता है, लेकिन वो मतलब मोमेंटरी एज तो होता ही है कि ऐसा हर जगह सुनते हैं कि अगर आप अभी पेमेंट पूरा कर देंगे या विद इन 1 मंथ पेमेंट पूरा कर देंगे तो इतना आपको कैश डिस्काउंट हैंड टू हैंड मिल जाता है। होता है लॉन्ग टर्म में भी बोला जाता है कि कैश बाइंग जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल देना चाहिए उसको प्रेफरेंस देन फाइनेंस्ड इन्वेस्टर। तो आपका क्या? बहुत अच्छा सवाल किया प्रियंका जी आपने। यहाँ पे भी समझने वाली बात है। देखिए हमारे रियल एस्टेट में क्या होता है ना, जब आप अपफ्रंट पूरा पैसा देती हैं तो बिल्डर डिस्काउंट देता है, फायदा तो है, लेकिन ऑन द अदर हैंड कहीं ना कहीं आपको नुकसान है। अभी हमने बात की ना कि अंबानी अडानी के पास पैसा होते भी लोन तो अब मैं उसको डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ ताकि हमारे दर्शक समझ जाएं। बिल्कुल। देखिए मान लीजिए आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, 1 करोड़ का फ्लैट है, बिल्डर्स में पेमेंट प्लान रखता है। एक प्लान होता है डीपी जिसको बोलते हैं डाउन पेमेंट, एक प्लान होता है 20/80, एक प्लान कुछ कंस्ट्रक्शन लिंक होता है। हमेशा आपको डाउन पेमेंट में ना बिल्डर डिस्काउंट देता है। तो आपने सही कहा, वहाँ पैसा बच जाता है, लेकिन आपने क्या किया? आपने दूसरी तरफ गलती क्या करी? आपके पास था 1 करोड़ रुपया, आपने उठा के एक ही प्रॉपर्टी में लगा दिया। एक प्रॉपर्टी से आप आगे नहीं बढ़ पाए। दूसरा तरीका क्या हुआ, इन्वेस्टर ने क्या किया, 1 करोड़ रुपया है, 80% लोन मिल रहा है, उसने 3 प्रॉपर्टीज में डाल दी, 30-30 लाख रुपए, 3 प्रॉपर्टी ले ली, बाकी बैंक से लोन ले लिया। अब आप बताइए 3 प्रॉपर्टी में ज्यादा कमाएगा कि एक में ज्यादा कमाएगा? वहां पे आपने डिस्काउंट 5 लाख रुपए बचा लिए, लेकिन लॉन्गर टर्म में आपने नुकसान करा लिया ना। आपने 3 प्रॉपर्टी जो आप खरीद सकती थी। नुकसान उस समय हमें नजर नहीं आता है, लेकिन आज सर के समझाने पे जरूर समझ में आएगा।
तो बताइए सर। आपने ये नहीं समझा कि मैं जहाँ पे 3 प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टीज बना सकती थी, मैं एक ही प्रॉपर्टी थोड़े में से डिस्काउंट के चक्कर में रह थोड़े गए से आप। डिस्काउंट। बिल्डर क्यों देता है डिस्काउंट? बिल्डर वो पैसे को 10 जगह लगाता है ना, और हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम अपना पूरा पैसा वहीं क्योंकि झोंक देते अल्टीमेटली सर देखिए, जेब से तो कोई भी नहीं देगा। हैं। मान लीजिए कल को आपके पास 1 करोड़ रुपया है, कोई इमरजेंसी आ गई, तब आपका फंड भी रहेगा आपके पास। आपने एक प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी में लगाया 30-30 लाख, फिर भी 10 लाख बचे हुए हैं आपके पास। आपने क्या किया? पूरा एक ही प्रॉपर्टी में। तो आपने इमरजेंसी फंड भी रखा है, आपने एक प्रॉपर्टी की जगह 3 प्रॉपर्टीज बनाई, और आप ज़्यादा लेवरेज ले रहे हो, एप्रिसिएशन ज़्यादा ले रहे हो, ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, और आपका माइंडसेट भी सही दिशा में जा रहा है। तो ऑलवेज छोटी लालच, तुरंत लालच के चक्कर में नहीं पड़े, लॉन्ग टर्म सोचें, प्लानिंग करें, और प्लानिंग करके रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट। क्या होता है देखिए, शॉर्ट टर्म का फायदा लॉन्ग टर्म का नुकसान, एक कहा जाता है ना, और लॉन्ग टर्म का नुकसान शॉर्ट टर्म का फायदा। आपको देखना है क्या करना चाहिए, समझदारी से निर्णय लीजिए, पैसे को सही तरीके से लगाइए। सर मैं एक छोटा सा रैपिड फायर करना चाहूंगी आपके साथ। सिर्फ हम उसे चॉइस बेस्ड रखेंगे, 2 में से एक चॉइस आपको करना रहेगा। सर रियल एस्टेट, फास्ट ग्रोइंग स्लो ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट? रियल एस्टेट अभी आज की डेट में देखें फास्ट ग्रोइंग। सर प्लॉट वर्सेस फ्लैट, क्या बेटर ऑप्शन है? हमेशा प्लॉट। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या रेडी टू मूव? रेडी टू मूव। क्विक लोन क्लोजर कर लेना चाहिए या फिर उस पैसे से फर्दर इन्वेस्ट करना चाहिए? फर्दर इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए, रेजिडेंशियल या कमर्शियल? फर्स्ट रेसिडेंशियल। सर डेट फ्री लाइफ या कैलकुलेटेड लोन? कैलकुलेटेड लोन। डेट फ्री लाइफ नहीं? कैलकुलेटेड लोन आपको वेल्दी बनाएगा, डेब्ट फ्री लाइफ कंफर्ट जोन में डालेगा। दैट वॉज रियली रियली नाइस सर। बहुत सारे ऐसे कॉमन मैन के डाउट्स होंगे जो आज आपकी नॉलेज से क्लियर हुए होंगे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सर हम आपके। एक सर छोटा सा, जैसे एआई का ज़माना है, मेरा एक डाउट है जो कहीं ना कहीं शायद आप ही के प्रोफेशन को चैलेंज कर रहा है। आई एम सो सॉरी इफ़ आई मेक अ रॉन्ग क्वेश्चन हियर, बट जैसे एआई ड्रिवन में ज़माने में आजकल क्या है, सब कुछ तो हमारे लिए एआई ही कर रहा है। फिर कहीं ना कहीं एक सवाल आता है कि जब हम अपना करियर बनाने की सोचते हैं रियल एस्टेट में, तो वो कहीं खतरे में जाता हुआ आपको नजर नहीं आता, क्योंकि जब सब कुछ हमारे लिए एआई ही कर लेगा, तो विल इट नॉट एक्ट एज अ रिप्लेसमेंट फॉर ऑल दीज ब्रोकर्स? आपने मना किया तो मैं कोट नहीं करूंगी, ऑल दीज एजेंट्स या फिर आप कह लीजिए हेल्प एडवाइजर्स, गाइड्स, कोचेस, इनका रिप्लेसमेंट एआई नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए हर समय आप देखिए ना, परिवर्तन संसार का नियम है। आज एआई आया है, इसके पहले कुछ और आया था, एआई के बाद क्वांटम कंप्यूटिंग आ रहा है। ऐसा नहीं कि एआई के बाद कुछ और आएगा ही नहीं। परिवर्तन संसार का नियम है, और जब तक आप टेक्नोलॉजी के साथ एडेप्ट होना नहीं सीखेंगे, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आप मार्केट से ख़त्म हो जाओगे। नोकिया का क्या हाल हुआ, एचएमटी का क्या हाल हुआ। तो एआई भी कहीं न कहीं अगर आप सही दिशा में यूज़ कर रहे हो, चाहे रियल एस्टेट या किसी भी धंधे में, तो आपको हेल्प करेगा। गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। देखिए हमारा जो फील्ड है ना रियल एस्टेट का, इसमें चूँकि बड़ी ट्रांजैक्शन होती हैं, वैल्यू ज़्यादा होती है, टिकट साइज़ बड़ा होता है, तो एआई एक सिस्टम बना के दे सकता है वो फास्ट पेस पे आपकी सेल्स बढ़ाने के लिए। लेकिन साथ-साथ आपको इमोशनल पीपल टच वो ज़रूरी है, पर्सनल टच ज़रूरी है। आप सारा काम यही पे एआई पे नहीं छोड़ सकते। यानी आप समझते हैं वो हेल्प कर सकता है, हेल्प कर रिप्लेस नहीं सकता कर है। सकता है? रिप्लेस कैसे करेगा? मान लीजिए कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और यहाँ पे कोई एआई बैठा है, आप ट्रस्ट मेरे ऊपर करेंगे ना ज़्यादा। सर एआई जैसे आजकल हाँ। ये नो ब्रोकर है और 99 एकर्स है, ये तो अब बहुत पुराने वेबसाइट्स हो गए। अब एआई के ज़माने में तो इनका और एडवांस वर्जन आ जाएगा, तो मुझे तो सर रिप्लेसमेंट होता हुआ भी काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है। हाँ, बट उस समय भी आप ना पर्सनल लोगों से कनेक्ट रखोगे, और जितनी भी कंपनी एआई का ना, वो टेक्नोलॉजी उनके लिए एक माध्यम है। वो ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ सेल्स के लोग हट जाएंगे या साइट विजिट बंद हो जाए। हाँ, चीज़ें चेंज हो जाएंगी। हो सकता है एआई साइट विजिट बुक करे, लेकिन वहाँ पे
आपको कोई ना कोई बंदा मिलेगा। आप जब डील क्लोज करने जाएंगी, टेबल पे कोई ना कोई ह्यूमन आपके साथ बैठा होगा। एआई क्या करेगा? कॉलिंग करेगा। एआई क्या करेगा? हमें लीड जनरेट करके देगा। एआई ईमेल करेगा। एआई व्हाट्सएप ऑटोमेशन करेगा। लेकिन जब पैसे लेने की बात आएगी, कहीं ना तो कहीं एक मैं ह्यूमन वहाँ टच या जरूरी मेरा होगा। कोई कलीग आपको मिलेगा, तभी आप शायद उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगी। तो एआई को सावधानी से इस्तेमाल करना। एआई एक टूल है जो आपके बिजनेस की स्पीड को बढ़ाता है। घंटों का काम सेकंड्स में, मिनटों में करता है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि कहाँ पे एआई का इस्तेमाल करना है, कितना लेवल तक करना है और कहाँ पे नहीं करना है। बहुत खूब जैसे हम सर, बहुत सोशल खूब। मीडिया को देखना है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, क्या नहीं करना है, क्या कंज्यूम करना है, क्या नहीं करना है। तो हर फील्ड में, हर टेक्नोलॉजी में क्या नहीं करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है क्या करने से। वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन सर। सर, अगर मैं आपको दो चॉइसेस दूं, यू हैव अ चॉइस बिटवीन बाइंग अ प्रॉपर्टी एंड अनदर ऑप्शन इज एक लिमिटेड फंड है आपके पास, लेट्स से XYZ कुछ पैसा है आपके पास फर्स्ट चॉइस है, यू कैन बाय अ प्रॉपर्टी, और दूसरा पैसा है कि आप उसी पैसे को 3 अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दें, गोल्ड में, किसी और एसेट में और शेयर मार्केट में। व्हाट वुड बी योर चॉइस एंड व्हाई? देखिए, मेरा तो हमेशा रियल एस्टेट। क्यों रियल एस्टेट है? मैं तो खुद रियल एस्टेट में हूँ। नहीं भी होता और शायद मुझे समझ होती तो मैं बताता। सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ आज के डेट में, दर्शक आपके सुनेंगे। आज इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में अगर आप आंकड़ा निकालेंगे तो 80% से ज़्यादा वेल्थ कहाँ पे बनता है? रियल एस्टेट से। जितने भी एक्चुअल बिलेनियर मिलेनियर हैं, उनकी सबसे ज़्यादा नेटवर्थ लगी हुई है रियल एस्टेट में। तो अगर आपके पास लिमिटेड मनी है, शायद आपने पूछा ना, तो आप 3 जगह डालो कि रियल एस्टेट में डालो। हाँ, तो मतलब एक चॉइस हमारे पास है कि हम 3 जगह डाल दें, गोल्ड में डाल दें, हाँ, किसी और प्रीशियस मेटल में डाल दें, या शेयर मार्केट में डाल तो दें, मैं या फिर इसको प्रॉपर्टी में। इसको वॉरेन बुफे का एग्जांपल लूंगा। वॉरेन बुफे बोलते हैं कि आप सारी अपनी वेल्थ, सारा पैसा एक ही बास्केट में मत डालो। तो मैं यहाँ बहुत ही डिसिप्लिन तरीका बताऊंगा। मान लीजिए आपके पास एक लिमिटेड पैसा है, तो उसका मेजॉरिटी पोर्शन आप डालो इसमें, प्रॉपर्टी में। मेजॉरिटी पोर्शन मतलब मान लीजिए 100 रुपये हैं, तो आपने 80 रुपये डाल दिए उसमें। उसके बाद, क्योंकि सबसे सेफेस्ट मीडियम है, देखो शेयर मार्केट जीरो हो सकता है, ये कभी जीरो नहीं होता। ठीक है, गोल्ड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आप अभी देख रही हैं, लेकिन गोल्ड भी ऐसा एसेट है, सेफ है और धीरे धीरे आगे ही बढ़ता है। सर, तो मार्केट में भी अगर हम इक्विटी में अच्छे हाँ शेयर्स में इन्वेस्ट जी, कर देते हैं तो वो जीरो तो नहीं होते हैं। हाँ नहीं होते। वही उसी में मैंने इसीलिए डाइवर्सिफाइड किया कि 80% आपका जाना चाहिए रियल एस्टेट में। 20% अब आपके पास बचा, तो 20% में आप 10 से 12% रखो गोल्ड में, और 7 से 8% इक्विटी में, जो आपने बात कही अच्छे शेयर में। देखिए, शेयर मार्केट जीरो नहीं होता, लेकिन शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत मेजर होता होता क्या है। है कि नॉर्मल इंसान ना शेयर खरीद लेता अच्छी कंपनी। मान लीजिए कि मैं टीसीएस ही बोलता हूँ, इंडिया की टॉप की कंपनी है, लेकिन जैसे ही 10% 15% नीचे जाता है ना, वो बेचारा हिल डर जाता जाता है। है। वो डर जाता हिलता है। नहीं है सर, 15% में तो डरता नहीं है, उसने हिल जाता है। उसने खरीदा था कि मैं 5 साल तक होल्ड करूंगा। 10% नीचे गया, बेचारा डर गया, पैनिक होके बेच दिया। उसका होराइजन 5 साल का 1 साल में ही खत्म, और क्या किया? लॉस करके मार्केट से एग्जिट हो गया। तो उसमें लोग डरते हैं। वो माइंड का गेम है शेयर मार्केट, तो माइंड का कंट्रोल साइकोलॉजी सीखनी पड़ेगी। रियल एस्टेट में क्या होता है कि रातों रात 10% 5% नहीं जाता। रियल एस्टेट में क्या होता है, आप देख सकते हो, फील कर सकते हो। SIP जैसा है क्या है सर ये? ओवर द टाइम, स्टेप बाय स्टेप। रियल एस्टेट, जी। देखिए रियल एस्टेट में क्या होता है, रातों रात एक आप तो अमीर नहीं बन सकते। उसमें आप बिल्कुल सही कह रही है, टाइम लगता है बढ़ने में। अभी का जो सिचुएशन हुआ है नोएडा या मेट्रो सिटी या टीयर 2 टीयर, पिछले कोविड के बाद बहुत ज़्यादा जंप आया। हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा नहीं होता, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि धीरे धीरे बढ़ता ही है। आज 5 साल पहले जो रेट था, 5 साल बाद ऊपर ही जाएगा।
तो ये एक टाइम टू टाइम एक रेशियो है, उस रेशियो के हिसाब से प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है और हमेशा चलेगा। कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि थोड़ा स्टैग्नेंट हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आपको दे के जाएगा। तो आप ऐसे अपने डिफरेंट डिफरेंट बास्केट में रखो। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 10-100 रुपया पूरा प्रॉपर्टी में लगा दो। आप गोल्ड भी रखो, देखिए उससे भी लोगों की भावना जुड़ी हुई है, अच्छा एसेट है, वो भी रिटर्न देता है। तो डिफरेंट बास्केट में रखो। आप वॉरेन बुफे की थ्योरी पे चलो, ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है, समझदारी का है। और 7 से 8% शेयर मार्केट में लगाओ लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छे चुनिंदा स्टॉक्स में, तो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ देगा। इससे क्या है कि आप तीनों चीज़ों को समझ भी पाओगे। बिल्कुल। आपकी थोड़ी जर्नी में जो हिम्मत होगी वो सबको लेके अच्छी हो जाएगी। जी। आपको डर नहीं रहेगा कि इसमें पैसा नहीं बनता, उसमें बनता है, उसमें नहीं बनता, सब चीज़ों की आपको समझ में होगी। दैट्स सो नाइस ऑफ यू सर। तो अगर आप अभी सोच रहे हैं कोई इन्वेस्टमेंट करने का या फिर रियल एस्टेट को एज अ करियर चुनने का, या चाहते हैं गाइडेंस, सर की एक्सपर्टीज, सर का एक्सपीरियंस, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम सर के डिटेल्स आपको विद कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन कर देंगे। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, आप इस कमेंट बॉक्स में हमें ड्रॉप कीजिए। अगर आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से सर को अप्रोच करते हैं तो एक कंसल्टेशन सर का आपके लिए एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी मैं सर आपका हमारे शो पर आने का, और इतनी एक्सपर्टीज़, इतना ज्ञान, इतना ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया, उस सब के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ ऑन पॉडकास्ट विद प्रियंका।